हेलो 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 प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, घर का हेल्दी खाना खा रहे होंगे, अपने पेरेंट्स की बात मान रहे होंगे, जंक फूड बिल्कुल नहीं खा रहे होंगे और सबसे ज़्यादा जरूरी आप मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं नीतू मान आपको वेलकम करती हूँ ऑन दिस अमेजिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है एएस कैंपस। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है कोल एंड पेट्रोलियम। जी हाँ प्यारे बच्चों, पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे, एक एक पॉइंट को, एक एक कंसेप्ट को समझेंगे, माइंड में क्लियर करेंगे और बेटा जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आपका चाहे कोई स्कूल का एग्जाम हो या कोई ओलंपियाड का पेपर हो या एनी अदर एग्जाम, जहां पे भी आपको इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा आप उसको बहुत ही इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए जल्दी से अपना चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं, कोल एंड पेट्रोलियम। यस बेटा, सबसे पहले हमको जो बात करनी है वो है रिसोर्सेज के बारे में। रिसोर्सेज होते क्या हैं, कौन कौन सी इसकी टाइप होती हैं, कौन से इसके एग्जांपल्स होते हैं, किस चीज़ को हम रिसोर्स बोलते हैं। तो चलिए बेटा सबसे पहले बात करते हैं रिसोर्सेज के बारे में। देखिए, अपने एनवायरनमेंट के अंदर जो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, जो हमारी बेसिक नीड्स को पूरा करती हैं, हम ऐसी चीज़ों को रिसोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऐसी चीज़ को रिसोर्स बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पानी है, अपने एनवायरनमेंट के अंदर वाटर प्रेजेंट है। ठीक है, हमारे लिए पानी के बिना हम जी ही नहीं सकते, हमारी बेसिक नीड है पानी। तो हमारी बेसिक नीड को कौन पूरा कर रहा है? वो पानी पूरा कर रहा है। हम उसको पी रहे हैं, हम उससे कोई भी काम कर रहे हैं, तो बेटा पानी है अपने एनवायरनमेंट के अंदर प्रेजेंट है और हमारी बेसिक नीड को क्या कर रहा है? पूरा कर रहा है। तो ऐसी चीज को हम क्या बोलेंगे? एक रिसोर्स बोलेंगे। तो वाटर क्या हुआ? एक रिसोर्स हुआ। ठीक है, इसी तरीके से अपने आसपास एयर प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? एयर प्रेजेंट है। एयर के अंदर ऑक्सीजन है, हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन से, तो हमको ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हम मर जाएंगे। तो वो भी अपनी क्या है? एक बेसिक नीड है। तो अपनी बेसिक नीड को कौन पूरा कर रही है? एयर भी पूरा कर रही है। आई बात समझ में? तो ऐसी चीजें बेटा जो एनवायरनमेंट के अंदर प्रेजेंट हैं, जो हमारे लिए यूजफुल हैं और जो हमारी बेसिक नीड्स को क्या कर रही हैं? पूरा कर रही हैं, ऐसी चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं? रिसोर्सेज बोलते हैं। इसी तरीके से जैसे मिट्टी है, मिट्टी के अंदर क्रॉप प्रोडक्शन होता है, क्रॉप प्रोडक्शन होगा तो हमें खाना मिलेगा, हमारे लिए फूड आएगा, तो वो भी क्या हुआ? एक रिसोर्स हुआ। सनलाइट है, सन से लाइट आ रही है, धूप आ रही है, उससे हमें विटामिन डी मिलता है और सोलर एनर्जी भी बना रहे हैं हम उससे। ठीक है, तो वो भी क्या है बेटा? अपने लिए एक रिसोर्स है। तो ऐसी चीजें जो अपने आसपास अपने एनवायरनमेंट के अंदर प्रेजेंट हैं, हमारे लिए यूजफुल हैं और जो हमारी बेसिक नीड्स को क्या कर रही हैं? पूरा कर रही हैं, ऐसी चीजों को हम क्या बोलते हैं? ऐसी चीजों को हम बोलते हैं रिसोर्सेस। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। एक बार डेफिनेशन चेक कर लेते हैं। Resources are things available in our environment which are useful to humans and can be used to satisfy our needs। ठीक है, यही बात मैंने आपको बताई है, जो हमारी बेसिक नीड्स को क्या करती हैं? सेटिस्फाई करती है। एग्जाम्पल है इसके, एयर है बेटा, वाटर है, ये सोइल है। सोइल भी क्या है? एक रिसोर्स का एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे और देखते हैं। ये सब बेटा सनलाइट है, पेट्रोल है, कोल है, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, वेजिटेबल फ्रूट्स हम खाते हैं, उनसे हमको मिनरल्स मिलते हैं, हमारी बॉडी फंक्शन करती है। तो ये सारी की सारी अपनी बेसिक नीड्स को क्या कर रहे हैं? पूरा कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं बेटा? रिसोर्सेज बोलते हैं। ठीक है, अब रिसोर्सेज के टाइप्स के बारे में बात करते हैं। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, रिसोर्सेज बेटा दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट होते हैं नेचुरल और सेकेंड होते हैं मैन मेड। देखिए, जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं बेटा, ये रिसोर्सेज नेचर ने हमको दिए हैं। मतलब इनको आदमी ने, ह्यूमन ने नहीं बनाया। ठीक है, इनको नेचर ने बनाया है, ये नेचर ने हमको गिफ्ट कर रखे हैं, इनको हमने नहीं बनाया, इनको किसी भी ह्यूमन ने नहीं बनाया है। ऐसे रिसोर्सेज को हम लोग बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे कि पानी है, वाटर, क्या वाटर को हमने बनाया? क्या किसी ह्यूमन ने वाटर को बनाया? जी नहीं, वाटर को हमने नहीं बनाया। तो बेटा वाटर क्या है? एक नेचुरल रिसोर्स है। तो जितनी भी चीजें जो नेचर ने बना रखी हैं, जिनको आदमी ने नहीं बनाया है, आदमी ने सिर्फ उनको खराब किया है, तो ऐसी चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। ठीक है, एयर है, वाटर है, सनलाइट है, कोल है, पेट्रोलियम है, ये सारी की सारी चीजें बेटा हमको नेचर में मिलती हैं। ठीक है, इनको हमने नहीं बनाया है, तो इन सारी चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। आई होप आपको नेचुरल रिसोर्सेज समझ आया होगा। तो इसी तरीके से बेटा एक और टाइप होती है मैन मेड रिसोर्सेज। मैन मेड रिसोर्सेज जो होते हैं बेटा, उनको आदमी ने बनाया। किसने बनाया? उनको हमने बनाया, ह्यूमंस ने बनाया है। अपनी कन्वीनियंस के लिए, अपनी सुविधा के लिए, अपनी और नीड्स को पूरा करने के लिए हमने कुछ और चीज़ें बना डाली नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके। जैसे फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट नेचुरल रिसोर्सेज भी होते हैं।
ठीक है, नेचर ने फॉरेस्ट बना रखे हैं, तो हम क्या करते हैं बेटा, उनको काट डालते हैं, काट के वहां से लकड़ी ले आए, वुड ले आए, उस लकड़ी से हमने और कितनी सारी चीजें बना डाली। ठीक है, हम फर्नीचर बना रहे हैं, हम बिल्डिंग्स में यूज कर रहे हैं, हम ब्रिज बनाने में यूज कर रहे हैं, और क्या कहते हैं, पेपर बनाने में यूज कर रहे हैं, मेडिसिन में यूज कर रहे हैं। इसी तरीके से नेचर के अंदर हमको मेटल्स मिलती हैं, उनसे हम कितनी सारी चीजें, व्हीकल्स बना रहे हैं, एरोप्लेन्स बना रहे हैं। तो बेटा ये जितनी भी चीजें हैं ना, जिनको आदमी ने बनाया बाय यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज, उन चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, मैन मेड रिसोर्सेज बोलते हैं। ठीक है, मैन मेड रिसोर्सेज के भी एग्जांपल देखते हैं। देखिए बेटा, ये भी चीजें क्या हैं, नेचर के अंदर मिलती हैं, मिनरल्स हो गए, फॉरेस्ट हो गए, एलपीजी है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये सारी चीजें बेटा हमको नेचर के अंदर मिलती हैं। ये है बेटा कुछ मैन मेड चीजें जिनको आदमी ने बनाया है। प्लास्टिक है, रबड़ है, रबड़ दोनों तरीके से मिलती है, नेचुरल भी मिलती है और सिंथेटिक भी है। और बेड, बेड मतलब फर्नीचर, जो हमने जंगलों से लकड़ी काटी उससे फिर हमने फर्नीचर बना दिया। ब्लैक बोर्ड हो गया, ये सारी चीजें क्या है बेटा, ये सारी चीजें हैं मैन मेड। जैसे बस है, चेयर है, टीवी है, टेबल है, कितनी सारी चीजें हमारे आसपास हमारी रोजमर्रा की लाइफ में यूज होती हैं, हम रोज देखते हैं। ठीक है, हम गिरे हुए हैं मैन मेड चीजों से, तो ये सारी चीजें क्या है बेटा, मैन मेड रिसोर्सेज है। तो हमने जान लिया रिसोर्सेज कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक नेचुरल, एक मैन मेड। नेचुरल जो नेचर ने दिए हैं, जिनको आदमी ने सिर्फ खराब किया है, जैसे नेचर ने हमको पानी दिया, वाटर दिया, हमने उसका क्या कर दिया, पोल्यूशन कर दिया, हमने वाटर पोल्यूशन कर दिया। नेचर ने हमको सॉइल दी तो हमने सॉइल पोल्यूशन कर दिया, है ना। नेचर ने हमको एयर दिया तो हमने एयर पोल्यूशन कर दिया। यही तो हम करते हैं, वी आर ह्यूमंस ना, हम सुधरने वालों में से तो है नहीं। ह्यूमन कभी सुधरता है जी नहीं, वो नहीं सुधरता। ठीक है बेटा, तो नेचर ने जो चीजें दी हैं वो नेचुरल, और जो आदमी ने बनाई है वो मैन मेड रिसोर्सेज। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। चलिए आगे बात करते हैं बेटा। चलिए बेटा, अब नेचुरल रिसोर्सेज को थोड़ा सा और डिटेल के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज के आगे फर्दर टाइप्स होती हैं, उनके बारे में थोड़ा सा और डिटेल के अंदर जानते हैं। जो नेचुरल रिसोर्स होते हैं बेटा, अब हमको इतना तो पता है कि ये क्या होते हैं। ठीक है, अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि किसको हम नेचुरल रिसोर्स बोलते हैं, मैंने आपको बता दिया। इसके बेटा फर्दर दो टाइप होती है, एक होती है इनएग्जॉस्टिबल और एक होती है एग्जॉस्टिबल। ठीक है, एग्जॉस्टिबल की भी फिर आगे दो टाइप होती है, एक रीन्यूएबल, एक नॉन रीन्यूएबल। अब इनको हम लोग इन डिटेल जानेंगे कि ये क्या होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेटा इनएग्जॉस्टिबल के बारे में। इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, ये कौन से नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं बेटा? तो इनएग्जॉस्टिबल जो होते हैं बेटा, ये वो वाले रिसोर्सेज हैं जो नेचर ने हमको भर भर के दिए। भर भर के दिए मतलब अनलिमिटेड अमाउंट के अंदर प्रेजेंट है। इस बात का मतलब हम उनको कितना ही यूज कर डालें, कितना ही हम उनका कंजप्शन कर लें, कितना ही हम उनका ओवर कंजप्शन कर लें, वो बेटा खत्म नहीं होने वाले, वो इतनी लार्ज अमाउंट के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो ऐसे रिसोर्सेज जो अनलिमिटेड अमाउंट में या बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट के अंदर प्रेजेंट हैं, जो हमारी एक्टिविटीज से, हमारी कलाकारियों से, हमारी गतिविधियों से जो खत्म नहीं होने वाले, ऐसे रिसोर्सेज को हम लोग क्या बोलते हैं, इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। जैसे सन से सनलाइट आ रही है। ठीक है, सनलाइट आती है, रोज आती है, हम सब देखते हैं, सन से सनलाइट आ रही है। तो क्या बेटा कोई लिमिट है कि तुम इतनी ही सनलाइट को यूज करो, इससे ज्यादा तुमने सनलाइट यूज कर ली तो सनलाइट खत्म हो जाएगी? क्या ऐसा कभी है, सुना है, पॉसिबल है ऐसा? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम सन की लाइट को कितना ही यूज करें, क्या वो खत्म हो सकती है? जी नहीं, वो खत्म नहीं होने वाली। तो बेटा वो अनलिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है, हमारे ऊपर कोई बंधन नहीं है, हमारे ऊपर कोई लिमिट नहीं है कि भाई सनलाइट को इतना ही यूज करो, इससे ज्यादा तुम सनलाइट को यूज नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऐसे रिसोर्सेज को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। इसी तरीके से एयर प्रेजेंट है, वहां पे भी कोई लिमिट नहीं है। कोई लिमिट है? एयर अनलिमिटेड अमाउंट के अंदर प्रेजेंट है ना, वो खत्म होने वाली, खत्म भी नहीं होने वाली वो। ठीक है, तो ऐसी चीजें बेटा जो खत्म नहीं हो सकती, जिनको तुम कितना ही यूज कर लो, ऐसी चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। इसके अंदर बेटा मैं एक एग्जांपल और डाल रही हूँ, वाटर। मैं बोल रही हूँ वाटर भी इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। अब तुम लोग मेरे से पूछोगे कि नहीं मैम, वाटर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जब हम पैदा हुए उससे पहले से कहते आ रहे हैं ना, जब से हम पैदा हुए हम तब से सुनते आ रहे हैं ना, पानी बचाओ, पानी बचाओ, जल ही जीवन है, पानी खत्म हो रहा है ना। तो फिर वाटर को आपने इनएग्जॉस्टिबल कैसे बोल दिया? वाटर तो इनएग्जॉस्टिबल हो ही नहीं सकता। अगर वाटर इनएग्जॉस्टिबल है तो फिर हमें क्यों बोलते रहते हैं पानी बचाओ, पानी खत्म हो रहा है, पानी खत्म हो रहा है? तो बेटा क्या होता है, जो ये वाला वाटर है ना, ये वाटर हमारे लिए
दिस इज नॉट फिट फॉर आवर यूज, हमारे यूज के लिए ये वाला वाटर फिट नहीं है, हम इसको यूज नहीं कर सकते। फिर ये कौन सा वाटर है बेटा, जो अर्थ है ना, अर्थ का मोर देन 70% एरिया जो है उसके ऊपर वाटर ही प्रेजेंट है। कितने लार्ज ओशियंस हैं अर्थ के ऊपर, है ना। तो जो अर्थ का एरिया है ना उसके ऊपर मोर देन 70% एरिया के ऊपर तो पानी ही प्रेजेंट है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो सॉलिड में हो, चाहे वो लिक्विड में हो, चाहे वो गैसियस फॉर्म में हो। ग्लेशियर्स है ना अपने पास, जहाँ पे वाटर किस फॉर्म में प्रेजेंट है, सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है। ओशियंस भी है, लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है। तो बेटा पानी बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, लेकिन वो पानी हमारे लिए सारा पानी यूजेबल नहीं है। हमारे लिए जो यूजेबल पानी है ना वो बहुत कम है, और उस पानी को हम लोग बोलते हैं फ्रेश वाटर। क्या बोलते हैं, फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर है बेटा जो हमारे लिए यूजेबल है, और जो खत्म होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, वो फ्रेश वाटर है, जिसके लिए हम बोलते हैं पानी बचाओ। ठीक है, वो फ्रेश वाटर की बात कर रहे होते हैं। जो ये वाला पानी है बेटा, ये तो अर्थ के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेजेंट है। क्या समुद्रों के पानी को खत्म कर देंगे हम लोग? नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये पानी इनएग्जॉस्टिबल है बेटा। आई आपको बात समझ में? ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, इनएग्जॉस्टिबल। अब बात करते हैं बेटा एग्जॉस्टिबल के बारे में। एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, अब ये कौन से होते हैं? एग्जॉस्टिबल होते हैं बेटा वो वाले रिसोर्सेज जिनको अगर तुम ब्लाइंडली यूज करोगे ना, मतलब बिना सोचे समझे, जिनका अगर तुम ओवर कंजप्शन करोगे, जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करोगे या बार बार उनको यूज करते रहोगे, तो बेटा ये वो वाले रिसोर्सेज हैं, ये खत्म हो जाएंगे। आई आपको बात समझ में? इनको तुम, ये एक लिमिटेड अमाउंट में ही प्रेजेंट है, इनको तुम बिना सोचे समझे अंधाधुंध यूज नहीं कर सकते। इनकी अमाउंट जो है ना वो लिमिटेड है, ये एक सीमित अमाउंट में प्रेजेंट है। इनको हम लोग ब्लाइंडली यूज किए जा रहे तो बेटा ये खत्म हो जाएंगे। आई आपको बात समझ में? तो ऐसे रिसोर्सेज जो हमारे पास एक लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है और जिनको अगर ह्यूमन एक्टिविटीज ने ज़्यादा यूज करते रहे तो बेटा वो हमारी एक्टिविटीज की वजह से खत्म हो जाएंगे। ऐसे रिसोर्सेज को हम लोग बोलते हैं एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, आई आपको बात समझ में? इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं बेटा। इसके एग्जाम्पल्स हैं, फॉरेस्ट है। ठीक है, फॉरेस्ट तो हमने उड़ा डाले, है ना, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी बढ़ती जा रही है, लोगों को रहने के लिए घर चाहिए, फिर हमारी जरूरतें इतनी ज्यादा हैं। फॉरेस्ट का तो हमने काम कर ही डाला ऑलमोस्ट। ठीक है, उड़ा ही डाला हमने फॉरेस्ट का। तो फॉरेस्ट उड़ा दिए तो बेटा उसके साथ हमने वाइल्ड लाइफ को भी खत्म कर डाला, है ना, क्योंकि वाइल्ड लाइफ कहाँ मिलती है? फॉरेस्ट में ही तो मिलती है। जब हम जंगल ही नहीं रहेंगे, जब हमने उन जंगली जानवरों के घर ही छीन लिए तो बेटा वो भी फिर खत्म ही होते जा रहे हैं। ठीक है, आजकल कितने सारे केसेस आते हैं ना कि जो लिविंग एरियाज होते हैं जहाँ पे लोग रहते हैं, वहाँ पे तेंदुआ आ गया, वहाँ पे ये शेर आ गया, बाघ आ गया, ऐसे ऐसे कितनी सारी आजकल हम लोग न्यूज़पेपर्स में और ये सोशल मीडिया पे न्यूज़ देखते हैं ना। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने फॉरेस्ट खत्म कर डाले। तो बेटा वो जो जंगली जानवर है ना, वाइल्ड लाइफ जो है, अब वो लिविंग एरियाज में घुसने लग गए बेचारे, और कहाँ जाएंगे? ठीक है, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सारी की सारी बेटा वो चीज़ें हैं जो अनलिमिटेड प्रेजेंट नहीं है, लिमिटेड प्रेजेंट है। इनको अगर तुम ज़्यादा यूज करोगे तो ये खत्म हो जाएंगे। आई आपको बात समझ में? तो ऐसे रिसोर्सेज को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। चलिए अब आगे बेटा, एग्जॉस्टिबल की भी दो टाइप होती हैं। जो एग्जॉस्टिबल अपने पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनकी फर्दर दो टाइप होती हैं, एक होती है रीन्यूएबल और एक होते हैं नॉन रीन्यूएबल। एक होते हैं रीन्यूएबल और एक होते हैं बेटा नॉन रीन्यूएबल। अब इनके बारे में बात कर लेते हैं कि ये क्या होते हैं। देखिए बेटा, जो रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये वो रिसोर्सेज होते हैं बेटा, अगर मान लो कोई रिसोर्स खत्म हो गया, ठीक है, कोई रिसोर्स खत्म हो गया तो बेटा विद इन ह्यूमन टाइम स्केल, क्या बोला मैंने? विद इन ह्यूमन टाइम स्केल, यहाँ मैं लिख रही हूँ ह्यूमन टाइम स्केल। ह्यूमन टाइम स्केल से मेरा मतलब होता है बेटा 100 साल। क्या होता है इससे मतलब? 100 साल, 100 सॉरी 100 ईयर्स। ह्यूमन टाइम स्केल से मतलब मान के चलते हैं हम कि 100 साल। जैसे हम ये सोचते हैं बेटा कि कोई भी ह्यूमन है वो 100 साल तक जी सकता है, ठीक है, अगर वो स्वस्थ है, हेल्दी है, तो वो 100 साल की एज को पकड़ लेता है, 100 साल वो जी लेता है। तो हमने क्या माना बेटा कि जो रिसोर्सेज एक ह्यूमन टाइम स्केल के अंदर खत्म होने के बाद दोबारा से बन जाए, दोबारा से रिप्लेनिश हो जाए। आई बात समझ में? कोई रिसोर्स खत्म हो गया था,
लेकिन 100 साल के अंदर अंदर वो दोबारा से अपने आप को क्या कर पा रहा है, रिप्लेनिश कर पा रहा है, दोबारा से बन पा रहा है, दोबारा से खड़ा हो पा रहा है। तो ऐसे रिसोर्सेज को हम लोग बोलते हैं बेटा रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, मैं आपका एग्जांपल देके समझाती हूँ। मान लो कोई फॉरेस्ट है, कोई जंगल है, हमने उसको काट डाला, फॉरेस्ट को हमने क्या कर दिया, काट दिया। अब बेटा हमने क्या किया, वहां दोबारा से बहुत सारे पेड़ पौधे लगा दिए। ठीक है, बहुत सारे पेड़ पौधे लगा दिए। तो विद इन 30-40 साल या मैक्सिमम तुम 50 साल लगा लो, 50 साल के अंदर वो सारे के सारे पेड़ पौधे जो थे वो बड़े हो जाएंगे, दोबारा से वहां फिर से क्या तैयार हो जाएगा, एक फॉरेस्ट तैयार हो जाएगा। यस और नो? ठीक है, यस, वहां पे दोबारा से एक फॉरेस्ट बन जाएगा। तो बेटा ऐसा रिसोर्स जो खत्म हो गया था लेकिन वो दोबारा से एक 100 साल की लिमिट के अंदर अंदर दोबारा से रिप्लेनिश हो पा रहा है, दोबारा से बन पा रहा है, तो ऐसे रिसोर्स को हम लोग बोलते हैं बेटा रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। आइए आपको बात समझ में। इसी तरीके से जो अपना फ्रेश वाटर है ना, ये जो वाटर है इसको मैं फ्रेश वाटर लिखूंगी, ये फ्रेश वाटर है। जो अपना फ्रेश वाटर होता है ना बेटा, ये रीन्यूएबल होता है। कैसे? देखो, जो अपना ग्राउंड वाटर है वही तो अपने लिए यूजेबल है। जो अपना ग्राउंड वाटर है, जो ग्राउंड वाटर है बेटा उसका लेवल नीचे जाता जा रहा है, मतलब वो खत्म होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। बारिश आती है वो दोबारा से ऊपर आ जाता है, फिर हम उसको यूज किए जा रहे हैं, फिर से बारिश आएगी वो फिर से रीन्यू हो जाएगा। ठीक है, तो वो जो पानी है बेटा, वो जो ग्राउंड वाटर का लेवल है, वो बारिश के बाद दोबारा से क्या हो जाता है, ऊपर आ जाता है, फिर यूज किया, फिर नीचे चला गया, फिर बारिश आई, फिर ऊपर आ गया। तो बेटा वो क्या है, वो बार बार रिन्यू हो रहा है। ठीक है, आई आपको बात समझ में? वो बार बार क्या हो रहा है, रिन्यू हो रहा है। तो फ्रेश वाटर क्या होता है, फ्रेश वाटर रीन्यूएबल होता है। ठीक है, सनलाइट, सनलाइट नहीं बेटा, ये सोलर एनर्जी होना चाहिए यहाँ पे। सोलर एनर्जी, जो एनर्जी हम सन से लेते हैं ना, सोलर एनर्जी, वो रीन्यूएबल होती है। ठीक है, यूज कर ली, दोबारा से सन आया, दोबारा से रीन्यू होगी, फिर हमने यूज कर ली, फिर सन आया, फिर से रीन्यू होगी। ठीक है, तो सोलर एनर्जी क्या होती है, रीन्यूएबल होती है। आई होप आपको रीन्यूएबल समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं बेटा नॉन रीन्यूएबल की। नॉन रीन्यूएबल कौन से होते हैं? नॉन रीन्यूएबल बेटा वो होते हैं जिनको अगर तुमने एक बार यूज करके खत्म कर दिया ना, तो उनको बेटा दोबारा बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं उनको दोबारा बनने में। ठीक है, अब तब तक हम तो जिंदा बचेंगे नहीं, हमारी तो कई पीढ़ी आके चली जाएंगी तब तक। ठीक है, तो उनको देखेगा कौन? कोई नहीं देखने वाला हमें से। तो बेटा ऐसे रिसोर्सेज जो एक बार अगर खत्म हो गए, दोबारा बनने में उनको लाखों करोड़ों साल लगते हैं, ऐसे रिसोर्सेज को क्या बोलते हैं, नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स। ठीक है, अब बेटा नॉन रीन्यूएबल की भी टाइप्स, सॉरी एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए, जो अपने पास फोसिल फ्यूल है, अब फोसिल फ्यूल क्या होते हैं, अभी मैं आपको अगला है कंसेप्ट यही बताऊंगी, फोसिल फ्यूल क्या होते हैं, अभी इसको छोड़ते हैं। ठीक है, जो फोसिल फ्यूल हो गए, मिनरल्स हो गए, मेटल्स वगैरह, ये जितनी भी चीजें होती हैं ना बेटा, ये एक बार अगर हमने यूज कर ली तो दोबारा इनको रिप्लेनिश होने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। तो इसलिए बेटा ऐसे रिसोर्सेज जो होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं। ठीक है, ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं, मिनरल्स हैं, न्यूक्लियर फ्यूल्स हैं, मेटल्स हैं, ये सब क्या होती हैं, नॉन रीन्यूएबल। अब फोसिल फ्यूल के बारे में मैं आपको बताती हूँ, फोसिल फ्यूल क्या होता है। चलिए, देखिए बेटा, फोसिल फ्यूल क्या होते हैं। फ्यूल का मतलब कोई भी चीज जो हीट प्रोड्यूस करती है और उस हीट एनर्जी से हम लोग क्या करते हैं, अपना काम कर लेते हैं, उस चीज को हम लोग फ्यूल बोलते हैं, ईंधन बोलते हैं। ठीक है, कोई भी चीज है जो क्या प्रोड्यूस कर रही है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है, और उस हीट से हम लोग क्या करते हैं, अपना वर्क डन कर लेते हैं, वर्क कोई भी काम करवा लेते हैं, तो उस चीज को हम फ्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उस चीज को, हम फ्यूल, ईंधन। ठीक है, अब ये फोसिल फ्यूल क्या है, फोसिल क्यों लग गया इसके आगे, फोसिल फ्यूल क्या है। फोसिल फ्यूल होता है बेटा, सबसे पहले फोसिल समझते हैं। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हम प्लांट्स को भी कंसीडर कर रहे हैं और हम एनिमल्स को भी कंसीडर कर रहे हैं। तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है बेटा, जब वो मर जाते हैं, जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं, तो जो वो उनका डेड रिमेन होता है ना, मरने के बाद जो वो उनका बचा, जो डेड रिमेन हुआ, उसको बेटा फोसिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, फोसिल बोलते हैं। और वो जो फोसिल होता है ना, वो टाइम बाय टाइम, जैसे टाइम जाता जाएगा तो वो एक फ्यूल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और उस फ्यूल को हम लोग क्या बोलते हैं, फोसिल फ्यूल बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं, आपको और क्लियर होगा। मेटेरियल्स दैट आर फॉर्म्ड फ्रॉम डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे बेटा, जब वो मर गए तो उनका जो डेड रिमेन हुआ, उससे जो मेटेरियल बने,
उससे जो मटेरियल बनते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डेड रिमेन से बने हैं बेटा ये, ऐसे फ्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। वो मटेरियल जो है ना वो कुछ टाइम के बाद फ्यूल की तरह काम करता है, मतलब उससे हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है और उस हीट एनर्जी से हम लोग क्या करते हैं, फिर अपने काम करते हैं। ठीक है, तो ऐसे फ्यूल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल्स क्या है बेटा, कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ये सारे के सारे क्या है, फॉसिल फ्यूल्स हैं। अब आपको आगे हम इनको और बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इनको फॉसिल फ्यूल क्यों बोलते हैं। चलिए बेटा अब कोल के बारे में बात करते हैं। हमने इतना जान लिया कि कोल क्या है, एक फॉसिल फ्यूल है। ठीक है, फॉसिल फ्यूल के एग्जांपल्स थे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। ठीक है, अब इतना पता लग गया कि फॉसिल फ्यूल है। अब इसके बारे में कंप्लीट स्टडी करेंगे, ये कैसे बना, इसके क्या क्या यूज हैं, इससे कौन कौन सी चीजें बनती हैं। अब एक लंबा डिस्कशन होने वाला है कोल के बारे में। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज कोल, कोल है क्या, कोल एक फॉसिल फ्यूल है ना। कोल बेटा, कोल के अंदर मेनली कार्बन प्रेजेंट होता है। कौन प्रेजेंट होता है, कार्बन। कार्बन जो है अपनी पीरियोडिक टेबल का एक एलिमेंट है। ठीक है, कार्बन, सी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर होता है बेटा इसका 6 एटॉमिक नंबर होता है। तो बेटा जो कोल होता है उसके अंदर मेन जो उसका कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो सबसे लार्ज अमाउंट के अंदर जो उसमें प्रेजेंट है, वो कौन है, कार्बन है। ठीक है, कोल मेनली कार्बन को कंसिस्ट करता है। अब कोल बेटा ब्लैक कलर का होता है, हार्ड सब्सटेंस होता है, थोड़ा सा ऐसे स्टोन की तरह होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोल बोलते हैं। कोल मेनली कंसिस्ट ऑफ कार्बन। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ सम अदर मेटल कंपाउंड्स एंड सम अदर इम्प्योरिटीज भी होती हैं, उनको आगे डिस्कस करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी, हार्ड है स्टोन की तरह और ब्लैक है कलर में। ठीक है, ब्लैक कलर का होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, कोल बोलते हैं। चलिए अब बात करते हैं बेटा फॉर्मेशन ऑफ कोल की। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कोल। अब ये कोल है ये बना कैसे। ठीक है, अब हमने अब तक दो चीजें करी है, एक कोल एक फॉसिल फ्यूल है, दूसरा जितने भी फॉसिल फ्यूल है वो सारे के सारे नॉन रीन्यूएबल है। नॉन रिन्यूएबल है मतलब उनको बनने में लाखों करोड़ों साल लगते हैं। हमने अब तक ये बात डिस्कस करी थी ना कि नॉन रिन्यूएबल कौन से होते हैं, जिनकी फॉर्मेशन में लाखों करोड़ों मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। ये बात हमने डिस्कस करी थी, आई आपको याद। ठीक है, अब हमको समझ में आएगा कि कोल को बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स कैसे लगते हैं और क्यों इसको एक नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स बोला जाता है। अब आप ध्यान से सुनिए, देखिए बेटा क्या हुआ, 200-300 मिलियन ईयर्स एगो, ठीक है, 200 to 300 मिलियन ईयर्स एगो अर्थ के ऊपर स्वेम्स प्रेजेंट थे। क्या प्रेजेंट थे अर्थ के ऊपर, स्वेम्स। अब ये स्वेम्स क्या होते हैं भाई, स्वेम्स प्रेजेंट। अब ये स्वेम्स क्या होते हैं, स्वेम्स होते हैं बेटा ऐसी जगह, एक जगह को बोल रही हूँ मैं स्वैम, ऐसी जगह को स्वेम्स बोला जाता है जहां पे घना जंगल हो और उस जंगल में नीचे क्या हो, पानी हो। जहाँ पे घना जंगल भी प्रेजेंट है और साथ में पानी भी प्रेजेंट है, ऐसी जगह को हम लोग स्वैम्प बोलते हैं। ठीक है, आप लोगों ने एनाकोंडा मूवी देखी है, एनाकोंडा जो वो हॉलीवुड वाली मूवी है, उसका हिंदी वर्जन भी बना हुआ है। उस मूवी के अंदर बेटा जो वो मूवी में काम कर रहे हैं लोग, वो जब जंगल के अंदर से जा रहे होते हैं तो वो नीचे पानी के अंदर से चल रहे होते हैं, उनको यहाँ यहाँ तक पानी है, बैली तक, वो उसके अंदर से जा रहे होते हैं, तो कहीं से भी एनाकोंडा आता है और उनको खा जाता है एक आधे को। तो बेटा ऐसी जगह वहां पे स्वैम्प्स दिखाए गए हैं उस मूवी के अंदर, ऐसी जगह जहाँ पे घना जंगल भी है और नीचे क्या है, पानी भी है, ऐसी जगह को हम लोग स्वैम्प बोलते हैं। ठीक है, इनको बेटा लो लाइंग वेटलैंड एरियाज भी बोलते हैं। सॉरी, लो लाइंग वेटलैंड, ठीक है, लो लाइंग वेटलैंड एरियाज भी बोला जाता है स्वैम्प्स को। अब बेटा जो अर्थ के ऊपर स्वैम्प्स प्रेजेंट थे 200-300 मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, क्या हुआ, अर्थ के ऊपर कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हुई, जैसे कि बाढ़ आई या कुछ भी हुआ, हमें नहीं पता एग्जैक्ट क्या हुआ, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हुई कि वो जो पेड़ खड़े थे ना वो गिर गए और वो उस पानी के अंदर गिर गए और धीरे धीरे जैसे थोड़ा टाइम गया वो मिट्टी के नीचे दब गए। वो जो पेड़ थे बेटा वो गिर के कहाँ दब गए, धीरे धीरे मिट्टी के नीचे दब गए। अब क्या हुआ बेटा, जैसे जैसे टाइम जाता गया मिट्टी की और ज्यादा लेयर्स उनके ऊपर दबती चली, उनके ऊपर गिरती चली गई, और वो जो पेड़ गिरे थे वो और ज्यादा जमीन के नीचे और ज्यादा जमीन के नीचे धंसते चले गए। ठीक है,
आपको यहाँ तक बात समझ में आई? पेड़ हमारे नीचे गिर गए, उसके ऊपर मिट्टी की लेयर्स चढ़ती जा रही हैं, टाइम भी बढ़ता जा रहा है, और ज़्यादा मिट्टी की लेयर्स और ज़्यादा मिट्टी की लेयर्स चढ़ती जा रही हैं, वो पेड़ जो थे वो और ज़्यादा नीचे ज़मीन के अंदर धंसते जा रहे हैं। ठीक है, ऐसा कुछ हुआ। इससे क्या हुआ बेटा, वहाँ पे 2-3 कंडीशंस क्रिएट हुई। ठीक है, और वो जितना नीचे धंसते जा रहे हैं बेटा, तो उतना ही क्या बढ़ता जा रहा है, उनके ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और ज्यादा मिट्टी की लेयर्स चढ़ती जा रही है, तो नीचे वाली जो चीज होगी उसके ऊपर तो प्रेशर बढ़ेगा ना, ऊपर तो और ज्यादा प्रेशर लगेगा। अब बेटा जितना वो जमीन के नीचे जाता जा रहा है, उतना ही क्या बढ़ता जा रहा है, उतना ही टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जमीन के नीचे जितना जाता जाएगा तो वहां पे बेटा हीट बढ़ती जाएगी, हीट बढ़ती जाएगी तो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब जितना नीचे जाते जाएंगे वो पेड़ पौधे, तो बेटा वहां पे ऑक्सीजन एब्सेंट हो जाएगी, ऑक्सीजन नहीं होगी वहां पे। ठीक है, तो O2 क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। ठीक है, ये 3 सिचुएशंस क्रिएट होगी कि प्रेशर तब उन पेड़ पौधों के ऊपर जो जमीन के नीचे चले गए उनके ऊपर बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर भी उनके ऊपर बहुत ज्यादा है, और ऑक्सीजन उनको मिल नहीं रही। ठीक है, तो अब उनका क्या होगा, यही हमने जानना है कि अब उन पेड़ पौधों के साथ क्या होगा और फिर उनसे क्या बनेगा। ठीक है, चलिए पहले यहां तक का पढ़ लेते हैं बेटा। देखिए, About 300 million years ago, Earth had dense forest in low-lying wetland areas. Earth के ऊपर dense forest थे, low-lying wetland areas को ही swamps बोलते हैं। कुछ नेचुरल प्रोसेस हुई लाइक फ्लडिंग, तो दीज फॉरेस्ट गोट बरीड अंडर द सोइल, तो जो ये जंगल थे बेटा वो मिट्टी के नीचे दब गए। अब उनके ऊपर और ज्यादा मिट्टी डिपॉजिट होती जा रही है, और वो और ज्यादा कंप्रेस्ड मतलब और ज्यादा नीचे दबते जा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, और वो और ज्यादा जैसे ही वो और ज्यादा दे सेंक डीपर एंड डीपर, जितना नीचे जाते जा रहे हैं टेम्परेचर क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर डेड प्लांट्स गोट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल। इसने लिखा है कि जो डेड प्लांट्स हैं वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन क्या वो डायरेक्ट कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं, नहीं बेटा, बीच में कुछ प्रोसेस होती है, अब मैं तुम लोगों को वो प्रोसेस समझाऊंगी। ठीक है, अब इसके बाद का मैं तुमको समझाती हूँ। देखिए बेटा, जो कोल बनने की प्रोसेस होती है उसके अंदर मेनली 2 प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, एक सबसे पहला प्रोसेस होता है पीटिफिकेशन। सबसे पहले इसी को जानते हैं, पीटिफिकेशन क्या होता है। देखिए बेटा, पेड़ पौधे जो थे वो नीचे गिर गए थे, वो मर चुके हैं अब। ठीक है, जमीन के अंदर दब गए, वो मर चुके हैं। वो बेटा और नीचे दबते जा रहे थे। ठीक है, यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसे वो नीचे दबते जा रहे थे बेटा, प्रेशर बढ़ता जा रहा था और साथ में टेम्परेचर बढ़ता जा रहा था, और ऑक्सीजन घटती जा रही थी। ठीक है, देखिए क्या होता है बेटा, जो अपने प्लांट्स थे जो जमीन के नीचे दब गए और जिनके ऊपर ये 3 कंडीशंस लग रही हैं, हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में बेटा इनका क्या हो जाता है, एनएरोबिक डिकम्पोजिशन हो जाता है। इसका, इन मरे हुए प्लांट्स का, जो प्लांट्स नीचे दब गए थे ना, इन प्लांट्स का बेटा एनएरोबिक डिकम्पोजिशन हो जाता है। एनएरोबिक डिकम्पोजिशन क्या होता है, जब ऑक्सीजन एब्सेंट हो ना बेटा, वहां पे जो डिकम्पोजिशन होता है ना, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसको हम लोग बोलते हैं एनएरोबिक डिकम्पोजिशन। तो बेटा ये जितने भी प्लांट्स थे जो जमीन के नीचे दब गए थे, जैसे टाइम चलता गया, प्रेशर बढ़ता गया, टेम्परेचर बढ़ता गया, तो ऑक्सीजन है नहीं, तो बेटा इनका क्या हो गया, एनएरोबिक डिकम्पोजिशन हो गया। और ये किस में कन्वर्ट हो गए बेटा, ये एक डेड ऑर्गेनिक मैटर, ये बेटा एक डेड ऑर्गेनिक मैटर के अंदर कन्वर्ट हो गए ये प्लांट्स जितने भी। ठीक है, इस डेड ऑर्गेनिक मैटर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम बेटा, इसको पीट बोलते हैं। और इस पीट के बनने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पीटिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, अब कुछ लोग इसी को कोल बोल देते हैं कि ये हुआ और ये क्या बन गया, ये कोल बन गया। नहीं बेटा, अभी कोल नहीं बना है, अभी कोल बनेगा, लेकिन अभी नहीं बना है, अभी पीट बना है। ठीक है, पीट कोल नहीं है। कोल और प्लांट्स के बीच की एक ट्रांजिएंट स्टेट होती है, इनके बीच की स्टेट है ये, इसको पीट बोलते हैं। कोल इसके बाद बनेगा, कोल इस पीट के बाद बनेगा, और उस कोल के और इस प्लांट्स के बीच की स्टेट है ये पीट। ठीक है, शुरू में पीट बनता है और इसको पीटिफिकेशन बोलते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। ठीक है, पीट बन गया अब अपने पास। अब क्या होता है बेटा, टाइम चलता जा रहा है, टाइम पासिस,
टाइम जाता जा रहा है, जैसे जैसे और ज़्यादा टाइम जा रहा है तो बेटा टेम्परेचर और बढ़ रहा है, प्रेशर भी और बढ़ रहा है, और ऑक्सीजन तो है ही नहीं। वही वाली सिमिलर कंडीशन यहाँ पे भी है, और ज़्यादा टाइम जाता जा रहा है। तो बेटा ये जो पीट था ना, इसके अंदर से सारा का सारा मॉइस्चर, सारा का सारा जो वाटर कंटेंट है वो निकल जाता है, कुछ एक वोलेटाइल कंपाउंड्स हैं वो भी निकल जाते हैं, और यहाँ पे बेटा जो मैटर बनता है ना उसको हम लोग फिर कोल बोलते हैं। आई आपको बात समझ में? इस पीट का फिर टाइम, जैसे जैसे टाइम चलता जा रहा है, फिर इस पीट में से धीरे धीरे सारा का सारा वाटर का कंटेंट निकल गया, कुछ वोलेटाइल कंपाउंड्स थे वगैरह वगैरह वो भी निकल गए। तो बेटा इसमें क्या बचा? इसमें कार्बन रिच एक मटेरियल बनाइए जिसके अंदर कौन ज्यादा है? कार्बन ज्यादा है। कार्बन रिच एक मटेरियल बना, और उसको हम लोगों ने क्या बोला? उसको हमने बोला कोल। क्या बन गया? अब कोल बन गया। और इस पीट से कोल बनने के प्रोसेस को बोलते हैं बेटा कोलिफिकेशन। कुछ बुक्स इसको कार्बनाइजेशन भी लिखती हैं, आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत सारी बुक्स में इसको कार्बनाइजेशन भी लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन कार्बनाइजेशन ये नहीं होता बेटा, कार्बनाइजेशन एक आर्टिफिशियल प्रोसेस होती है जिसमें हम हीट देते हैं, इस पीट को ना हीट दे के फिर उससे कोल बनाते हैं, उसको बोलते हैं कार्बनाइजेशन। लेकिन जो नेचुरल होता है ना, ये तो नेचुरल खुद हो रहा है, हमने तो कुछ नहीं करा, हम तो वहां पे बर्नर लेके नहीं गए कि चलो इसको गर्म करते हैं जल्दी हो जाएगा, नहीं, ये तो नेचुरली हो रहा है। तो जो नेचुरली होता है ना बेटा उसको कोलिफिकेशन बोलते हैं। और जो चीज आर्टिफिशियली हो ना, कि खुद से हीट प्रोवाइड करा के जल्दी करा दिया, उसको कार्बनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच में फर्क है, बुक्स के अंदर इसी को कार्बनाइजेशन बोला हुआ है, लेकिन ये कोलिफिकेशन है। कार्बनाइजेशन बेटा नेचुरल प्रोसेस नहीं होती, कार्बनाइजेशन एक आर्टिफिशियल प्रोसेस होती है जिसमें हम खुद हीट प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है, उसको कार्बनाइजेशन बोला जाता है। तो अब अपना क्या बन गया बेटा? कोल बन गया। फर्स्ट था पीटिफिकेशन वाला प्रोसेस, और सेकंड अपना कौन सा प्रोसेस होता है? कोलिफिकेशन वाला प्रोसेस। तो ये दो प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं कोल की फॉर्मेशन के अंदर, फर्स्ट पीटिफिकेशन और सेकंड इज कोलिफिकेशन। तो बेटा अब अपने पास क्या बन के आ गया? कोल बन के आ गया, ठीक है। अब ये जो पूरा प्रोसेस है ना बेटा, इस पूरे प्रोसेस को होने में 200-300 मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। इतना लंबा प्रोसेस है ये। दिखने में तो ये हमको इतना दिखा जैसे 2 दिन में हो गया होगा, 2 दिन में नहीं होता ये मिलियंस ऑफ ईयर्स, लाखों करोड़ों साल। जस्ट इमेजिन कितने होते होंगे लाखों करोड़ों साल, इतने टाइम में होता है ये प्रोसेस। ये प्रोसेस इतने टाइम में होता है। तो बेटा अगर हम इनको ज़्यादा यूज करेंगे ना, ख़त्म कर देंगे ना अगर हम इनको, तो इनको दोबारा बनने के लिए लाखों करोड़ों साल लगेंगे। इसलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं बेटा, ठीक है। ये दिखने में तो हमको 2 ही प्रोसेस दिख रहे हैं, पीटिफिकेशन है, कोलिफिकेशन। हो गए होंगे 2 दिन के अंदर? नहीं, 2 दिन के अंदर नहीं हुए, लाखों करोड़ों साल लग गए बेटा इसको होने में। ये जो छोटा सा हमको दिख रहा है, इसको लाखों करोड़ों साल लगते हैं होने में। तो इसलिए ये जो फॉसिल फ्यूल्स है ना बेटा, इनको बहुत देख के समझदारी से यूज करने की जरूरत है हमको। अगर हमने इनको कर दिया ना मटिया मेट, खत्म कर दिया, तो ये इतनी जल्दी नहीं मिलने वाले हमको। लाखों करोड़ों साल, पीढ़ियां पीढ़ियां, पता नहीं लाखों करोड़ों साल में तो क्या ही हो जाएगा, है ना। तो ठीक है बेटा, आई होप आपको ये समझ आया होगा। दिस इज हाउ कोल गेट फॉर्म, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं। देखिए बेटा, यहां तक हमने कर लिया था, अब इसे आगे देखते हैं। देखिए एच कोल कंटेन्स, अब मैंने ये जो इसने यहाँ पे लिखा है ना, डेड प्लांट्स गॉट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल, ठीक है। ये कैसे कोल में कन्वर्ट है मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया है। ऐसे एकदम से नहीं हुए थे, बीच में पीट बना, पीट से फिर क्या बना? कोल बना, और वो भी मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे, ठीक है। अब एज कोल कंटेन्स मेनली कार्बन, कोल के अंदर मेनली क्या होता है? कार्बन होता है। स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। वही वाली बात कर दी इसने भी, ठीक है, इसने भी उसको कार्बनाइजेशन बोला। बट बेटा हम इस बात को याद रखेंगे कि ये जो नेचुरली हुआ ना, दैट इज कोलिफिकेशन। और जो आर्टिफिशियली अगर हम किसी चीज में हीट देके उसको कार्बन रिच बना रहे हैं ना, तो दैट इज कार्बनाइजेशन, ठीक है। Since it was formed from the remains of vegetation, coal is also called a fossil fuel. अब कोल भी किससे बना है बेटा? मरे हुए प्लांट्स से बना है, ठीक है, डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स।
या डेड रिमेन ऑफ डेड वेजिटेशन, प्लांट्स जो होते हैं ना बेटा उनको हम वेजिटेशन बोलते हैं, ठीक है। तो डेड वेजिटेशन बोलो या डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स से कौन बना है, कोल बना है। और जो डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स से जो चीज बन के आ रही है उसी चीज को तो हमने फॉसिल फ्यूल बोला था। तब आपको बात समझ में आई कि फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं, ठीक है। यही था ना, डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो मटेरियल बनते हैं और जो फिर फ्यूल की तरह यूज होते हैं उनको क्या बोल रहे थे, फॉसिल फ्यूल बोल। अब आई होप आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा कि ऐसे फॉसिल फ्यूल बनते हैं और इनको हम लोग फॉसिल फ्यूल क्यों बोलते हैं, ठीक है। आइए आपको बात समझ में क्लियर है। अच्छा, आपको एक बात और ध्यान रखनी है जिसके अंदर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। जो कोल बनता है ना बेटा वो बनता है डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट से, ये सिर्फ प्लांट्स के डेड रिमेन्स से बनता है, इसमें एनिमल्स इन्वॉल्व नहीं होते। लेकिन जो पेट्रोलियम बनेगा ना, पेट्रोलियम को भी करेंगे, वो बनेगा बेटा डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, उसमें दोनों चीजें इन्वॉल्व होंगी, इसमें सिर्फ वेजिटेशन इन्वॉल्व होती है, सिर्फ प्लांट्स, ठीक है। इसके ऊपर बार बार क्वेश्चन आता है, आप इसको ध्यान रखेंगे। चलिए बेटा आगे चलते हैं। ये देखिए बेटा सारे स्टेप्स दिखा रखे हैं इसके अंदर, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये पीठ है, ठीक है। सबसे पहले ये जो फॉरेस्ट था ये गिरा, जमीन के अंदर गड़ गए, नीचे दबते चले गए, कुछ टाइम के बाद उसका क्या बन गया, पीठ बन गया। फिर और टाइम जाता गया जाता गया जाता गया, प्रेशर बढ़ता गया, टेम्परेचर बढ़ता गया, तो इस पीठ से क्या बन गया बेटा, कोल की फर्स्ट फॉर्म बनी। कोल की भी 4 फॉर्म होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सी फॉर्म बनी, फर्स्ट फॉर्म बनी, जिसको लिग्नाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, लिग्नाइट बोलते हैं। ये ब्राउन कलर का होता है, ये सबसे पुअर क्वालिटी, वो मैं आपको अच्छे से डिस्कस करूंगी, कोल की जितनी भी फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लिग्नाइट बना, फिर वो धीरे धीरे कोल की जो दूसरी फॉर्म्स होती हैं बेटा उनके अंदर टाइम के साथ ट्रांसफर होता गया और लास्ट में फिर जो कोल की सबसे बेस्ट वाली फॉर्म होती है एंथ्रासाइट, वो बन गया, ठीक है। देखो ये यहाँ पे डायग्राम दे रखा है, डेड वेजिटेशन थी उससे पीट बना, पीट से फिर कोल की फर्स्ट फॉर्म लिग्नाइट, फिर सब बिटुमिनस, फिर बिटुमिनस और लास्ट में क्या बन गई, एंथ्रासाइट बन, ठीक है। ये आपका एक डायग्राम है, अगर बनाना आ जाए तो आपको इस तरीके से इसको बना देना है। चलिए आगे करते हैं बेटा। अब बेटा कुछ यूजेस देख लेते हैं, जो कोल बन के आया, जो अपने पास एक फॉसिल फ्यूल है, उसके यूज या उसकी एप्लीकेशंस देख लेते हैं कि हम उसको कहाँ कहाँ अप्लाई करते हैं, कहाँ कहाँ उसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला है कोल इज वन ऑफ द फ्यूल्स यूज कुक फूड। अब तो खैर नहीं करते कोल को खाना बनाने के लिए, लेकिन पहले करते थे बेटा। पहले कोल को खाना बनाने के लिए एज अ फ्यूल हम लोग क्या करते थे, यूज करते थे। अब तो नहीं करते इतना, लेकिन पहले करते थे, ठीक है। और कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं बेटा। इट वाज यूज्ड इन रेलवे इंजन्स टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन। पहले के टाइम में बेटा जो अपनी रेलवे होती थी ना, रेल, उसके इंजन को चलाने के लिए भी हम लोग एज अ फ्यूल जो है वो कोल को यूज करते थे। आप लोगों ने गदर मूवी देखी है, गदर, किसकी, सनी देओल की, गदर सनी देओल की, जो पहले वाली गदर है वो, तब आप लोग पैदा नहीं हुए होगे, हम तब छोटे छोटे थे, ठीक है। उसका वो गाना था ना, मैं निकला गड्डी लेके, वो वाला गाना, जब हम छोटे छोटे थे उस पर डांस करते थे। तो बेटा वो जो गदर मूवी है ना, उस मूवी के अंदर दिखाया गया है, वो जब ट्रेन आ रही होती है पाकिस्तान से इंडिया, तो उसके ऊपर वो हमला वमला हो जाता है, तो वो सनी देओल का छोटा सा लड़का है, वो भाग भाग के ऐसे कोयला उठा उठा के इंजन में फेंक रहा होता है, ऐसे कोयला भाग भाग के कोयला में दिखाया गया कि कैसे कोयले से जो है ना, कोयले को हम लोग उसको इंजन को चलाने में, रेल को चलाने में यूज करते हैं, ठीक है। इंजन चलता है फिर उससे हमारी रेल चल रही है, आई बात समझ में, ठीक है। तो उस मूवी के अंदर दिखाया गया कोयले को यूज करते हुए, ट्रेन जो चल रही है ना उसके वो भाग भाग के कोयला फेंक रहा होता है इंजन में। तो पुराने टाइम में बेटा इसको यूज करते थे रेलवे इंजन्स में, फिर वो इंजन फिर वो स्टीम प्रोड्यूस करता था, उससे फिर वो अपना चलता था, ठीक है। लेकिन इसमें धुआं बहुत ज़्यादा निकलता था, बहुत ज़्यादा पोल्यूटिंग था, ये बहुत धुआं निकालती थी। ये देखो ये निकल रहा, कितना सारा धुआं ये निकलता था तब। चलिए और देखते हैं। कोल इज ऑल्सो यूज इन थर्मल पावर प्लांट्स, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं ना थर्मल पावर प्लांट्स, वहाँ पे भी इसको एज अ फ्यूल यूज किया जाता था। इज ऑल्सो यूज एज अ फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में भी इसको एज अ फ्यूल यूज करते थे। अब है बेटा कि कोल जो है ना, इसको अगर कुछ प्रोसेस किया जाए ना तो इससे और प्रोडक्ट्स बन जाते हैं जो बहुत यूजफुल होते हैं, ठीक है। कोल से और यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाते हैं और उनके फिर अपने अलग अलग यूज होते हैं, और ये पूरा एक प्रोसेस होता है बेटा जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। अब हम इस डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन को इन डिटेल करने वाले हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा।
यस बेटा, ये आ गया डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। क्या होता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन? क्यों किया हमने ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का प्रोसेस? ये किया हमने बेटा कोल के ऊपर, ताकि उस कोल में से हम कुछ और प्रोडक्ट्स निकाल सके और फिर उनको यूज कर सके, ठीक है। इसलिए हमने ये प्रोसेस किया डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का। अब ये प्रोसेस क्या होता है बेटा? ये होता है एक पायरोलिसिस की टाइप होता है। ये किसकी टाइप होता है? पायरोलिसिस। अब ये पायरोलिसिस क्या होता है? पायरोलिसिस होता है बेटा किसी चीज को हीट देके ब्रेक कर देना, किसी चीज को हीट देके उसको ब्रेक कर देना, इसको पायरोलिसिस बोलते हैं। और इसी की एक टाइप होती है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। मतलब इसमें भी हम लोग क्या देंगे? हीट देंगे, ठीक है। इसमें भी क्या देंगे? हीट देंगे। तो क्या करना क्या है बेटा? कोल को लेंगे पाउडर्ड फॉर्म में। कोल को पहले किस में क्रश कर लेंगे? पाउडर फॉर्म में। क्यों क्यों क्या जरूरत हुई? क्योंकि बेटा जो पाउडर फॉर्म के अंदर कोल होता है या कोई भी चीज होती है ना, तो पाउडर फॉर्म के अंदर उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है उसका? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बढ़ने से क्या होगा? सरफेस एरिया बढ़ने से बेटा रिएक्शन फास्ट हो जाती है, रिएक्शन जल्दी होगी फिर, ठीक है। तो कोल को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया? पाउडर फॉर्म में। एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने डाल दिया, टेस्ट ट्यूब को आगे से हमने कॉर्क से फिट कर दिया। एक और टेस्ट ट्यूब ली, उसके अंदर हमने पानी लिया, उसको भी हमने किससे फिट कर दिया? कॉर्क से। अब बेटा यहाँ से एक डिलीवरी ट्यूब पहले वाली टेस्ट ट्यूब से लगा रखी, और ये कहाँ जा रही है? कहाँ जाके खुल रही है डिलीवरी ट्यूब? सेकेंड टेस्ट ट्यूब के अंदर। समझ आ रहा है आपको? एक टेस्ट ट्यूब जिसमें हमने कोल रखा हुआ है, एक और टेस्ट ट्यूब जिसमें हमने पानी रखा हुआ है। इन दोनों को हमने कनेक्ट कर रखा है किससे? एक डिलीवरी ट्यूब से। देखो ये यहाँ से जाके फिर इसके अंदर आ रही है। आई बात समझ में? और यहाँ से हमने एक ट्यूब और भी लगा रखी है कि यहाँ से कुछ निकले तो वो इस ट्यूब के थ्रू कहाँ चला जाए? बाहर चला जाए। अब करना क्या है बेटा? इसको हीट करेंगे। क्या करेंगे? इसको हीट करेंगे। तो यहाँ से हमने बर्नर ऑन कर दिया, इसको हीट किया। जब हमने इसको हीट किया ना बेटा, तो इस कोल के अंदर से कुछ वोलेटाइल कंपाउंड्स निकलेंगे। क्या निकलेंगे? कुछ वोलेटाइल कंपाउंड्स। वोलेटाइल कंपाउंड्स क्या होते हैं? वोलेटाइल कंपाउंड्स बेटा वो होते हैं जो उड़ सकते हैं, को पंख लगे हुए, हम उड़ेंगे, ठीक है। समझ आ गया आपको? वोलेटाइल कंपाउंड्स बेटा वो वाले कंपाउंड्स होते हैं जो वेपराइज हो सकते हैं, ठीक है। वो वेपराइज हो जाते हैं, वो उड़ जाते हैं, कंपाउंड को नीचे छोड़ के उसमें से जो निकलना होता है ना वो निकल जाता है, ठीक है। जो वो वेपराइज हो जाता है उसको वोलेटाइल कंपाउंड्स, वोलेटाइल बोलते हैं कि वो वोलेटाइल नेचर का, ठीक है। देखिए क्या होता है, जब हमने इस कोल को गर्म किया बेटा, तो इसमें से कुछ वोलेटाइल कंपाउंड्स मतलब जो वेपराइज हो सकते थे वो यहाँ से निकल के वो कहाँ गए? इस डिलीवरी ट्यूब के थ्रू कहाँ पहुंचे? इस सेकंड वाली टेस्ट ट्यूब के अंदर चले गए। अब वहाँ पे पानी प्रेजेंट है, ठीक है। तो क्या हुआ बेटा, कुछ टाइम के बाद हमने देखा कि यहाँ पे दो लेयर्स बन गई। एक नीचे बनी ब्लैक कलर की लेयर, और एक उसके ऊपर ये वॉयलेट से कलर की दो लेयर बन गई इस वाली टेस्ट ट्यूब के अंदर। इसमें पानी था, ठीक है। तो जो नीचे लेयर ना बनी बेटा ब्लैक कलर की, उसको हमने बोल दिया कोल टार, और जो इसके ऊपर लेयर बनी वो हमने क्या बोल दिया? अमोनिकल लिक्कर। अब यहाँ से कुछ गैसेस भी निकली जो यहाँ से बाहर गई, उनको हमने क्या नाम दिया? कोल गैस। कोल गैस जो होती है बेटा ये मिक्सचर होती है किस किस का? मीथेन का, कार्बन मोनोऑक्साइड का, और हाइड्रोजन गैस का, ठीक है। जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब थी ना बेटा, इसके कॉर्नर्स पे एक सॉलिड कंपाउंड्स भी चिपक जाता है थोड़ा बहुत, तो हम लोग बोलते हैं गैस कार्बन। क्या बोलते हैं? गैस कार्बन, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होता है। अब इसमें से जो निकल के गया ना, और अब ये जो पीछे रह गया किसमें से निकला? अब ये जो निकलने के बाद जो बच गया बेटा, एक ब्लैक कलर का कंपाउंड बचता है, ब्लैक कलर। इस ब्लैक कलर के कंपाउंड को बोलते हैं बेटा कोक। क्या बोलते हैं इसको? कोक बोलते हैं, ठीक है। कोक बचता है पीछे। तो हमने जब कोल का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करा तो बेटा हमारे पास 4-5 कंपाउंड्स नए बन के आ गए। कौन कौन से? देखिए, सबसे पहले बेटा बना कोक ही बना, ठीक है। सेकंड गैस कार्बन, थर्ड अमोनिकल लिक्कर, फोर्थ कोल टार, फिफ्थ कोल गैस। ये 5 नए कंपाउंड्स निकल के आ गए अपने पास, ठीक है। अब इनको हम अपने अलग यूज करेंगे। आई बात समझ में? कोल से हमने 4-5 और नए कंपाउंड्स बना डाले, और उनको हम अब क्या करने वाले हैं? अलग से करने वाले हैं। और इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं बेटा डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, ठीक है। आई आपको बात समझ में? अब चलिए बेटा आगे करते हैं। देखिए डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का पूरा एक वीडियो लेके आई हूँ मैं आपके लिए, इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये टेस्ट ट्यूब ली हमने, में हमने कोल लिया, नीचे से बर्नर ऑन करेंगे अभी हम, वही वह जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा।
बस आपको एक विजुअल्स देखने के लिए कि आपको और क्लियर होगा। ये कुछ वेपराइज होके आया बेटा, कुछ वोलेटाइल कंपाउंड सेकंड टेस्ट ट्यूब में आया, ये जो वाटर था उसमें से ये पास हुआ। तो यहाँ पे बेटा दो चीजें बन गई, नीचे ब्लैक कलर की लेयर बन गई जिसको हमने कोल टार बोल दिया, और ये उसके ऊपर वायलेट कलर की लेयर बनेगी जिसको हमने क्या बोल दिया, अमोनिकल लिक्कर बोल दिया। और अब यहाँ से भी कुछ गैसेस बाहर निकली, उनको हमने क्या बोल दिया बेटा, कोल गैस बोल दिया। ठीक है, और ये जो पीछे रह गया, देखो ये अब दिख रहा है ना, इसमें से कुछ निकल रहा है, ये वोलेटाइल कंपाउंड निकल रहे हैं। और अब ये जो पीछे रह गया बेटा, ये क्या रह गया, कोक रह गया। ठीक है, ये है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोक। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब आगे करते हैं। चलिए बेटा, अब जो कंपाउंड्स बन के आए थे ना, अब हम उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और उनके कुछ यूजेस देख लेते हैं। देखिए, एक कोक बन के आया था अपने पास। ठीक है, सबसे पहले कोक को ही देख लेते हैं। देखिए, ये क्या है, एक टफ है बेटा, टफ का मतलब हार्ड। ठीक है, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस, ब्लैक कलर का सब्सटेंस है, टफ है, पोरस है। पोरस का क्या मतलब है, पोरस का मतलब होता है बेटा जिसमें छिद्र हो, होल्स हो, जिसमें जो कोल था, कोल में से जब कुछ निकल के गया था वोलेटाइल कंपाउंड, कुछ गैस कुछ उसमें से निकला था, तो अब उसमें से, कोल में से कुछ निकल के गया बेटा, तो वो पीछे होल्स छोड़ देगा ना, कुछ जगह तो छोड़ेगा ना वो, जो उसने जगह ले रखी थी और वो खाली हो गई, तो उसके अंदर क्या बन गए, कुछ होल बन गए। ठीक है, कुछ छिद्र बन गए। तो ऐसी चीज को जिसमें होल हो बेटा, उसको पोरस बोलते हैं। ठीक है, तो जो कोक होता है ना, ये पोरस होता है। क्यों है ये पोरस, ये हमने जाना कि कोल में से कुछ निकल के गया था और जो पीछे बचा वही तो कोक था। ठीक है, तो ये पोरस होता है। इट इज एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। ये क्वेश्चन आ जाता है बेटा कि कार्बन की सबसे प्योरेस्ट फॉर्म को कोक बोलते हैं। ठीक है, इट इज एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, कोक होती है बेटा ये। ठीक है, कोक इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील। स्टील जो हम घरों में यूज करते हैं उसके मैन्युफैक्चर के अंदर कोक को यूज किया जाता है। एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, बहुत सारी मेटल्स को जब हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं ना, मेटलर्जी जो हम करते हैं प्रोसेस, और से मेटल को जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं बेटा, तो वहां पे कोक को यूज करते हैं। देखो मैं आपको एक रिएक्शन करके दिखा देती हूँ। जैसे मान के चलो जिंक ऑक्साइड की फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, अब मुझे यहाँ से जिंक को निकालना है, एक्सट्रैक्ट करना है, तो बेटा मैं यहाँ पे कोक डाल दूंगी। कोक क्या कर देगी, कोक इस जिंक का रिडक्शन कर देगी, जिंक बना दिया, और ऑक्सीजन को कहेगी तू मेरे साथ आ जा। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड बना दिया। इस कोक ने इससे क्या छीन लिया, इसका ऑक्सीजन छीन लिया, और खुद क्या बना दिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, और जिंक का क्या हो गया, एक्सट्रैक्शन हो गया, जिंक अलग रह गया। और यही तो हमने करना था, ऐसे ही तो मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। जब आप हायर क्लासेस के अंदर जाओगे तो आप अच्छे से पढ़ोगे मेटलर्जी की प्रोसेस को, पूरा एक्सट्रैक्शन का जो प्रोसेस होता है ना, सारे स्टेप्स का पढ़ोगे। तो इसमें बेटा कोक को यूज करते हैं। ठीक है, चलिए सेकेंड है बेटा कोल टार। कोल टार क्या होता है, कोल टार बेटा एक ब्लैक कलर का थिक लिक्विड होता है। ठीक है, थिक मतलब गाढ़ा, इसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है, गाढ़ापन होता है इसके अंदर। ठीक है, थिक लिक्विड होता है, अनप्लीजेंट स्मेल, अच्छी स्मेल नहीं होती इसकी, और ये बहुत सारे सब्सटेंसेस का मिक्सचर होता है। और ये क्या है, एक बाई प्रोडक्ट है। जब कोक बना रहे थे तो उसकी फॉर्मेशन में ये एक बाई प्रोडक्ट निकल के आया था, हमने देखा ना कैसे निकला था। ठीक है, तो ये होता है बेटा कोल टार। कोल टार को जो है ना स्टार्टिंग मटेरियल की तरह यूज करते हैं बहुत सारी चीजों को बनाने में, जैसे सिंथेटिक डाई बनाने में, ड्रग्स, एक्सप्लोसिव, प्लास्टिक, परफ्यूम, पेंट, फोटोग्राफिक मटेरियल, रूफ, जो छतों का जो मटेरियल होता है। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी होती है बेटा जिसको बनाने में स्टार्टिंग मटेरियल की तरह किसको यूज किया जाता है, कोल टार को। सबसे इंपॉर्टेंट यूज देखो इसका, नेफ्थलीन बॉल्स को बनाने में इसको यूज किया जाता है, इससे नेफ्थलीन बॉल्स बनाए जाते हैं। नेफ्थलीन बॉल्स क्या होते हैं, अपनी मम्मी से पूछेंगे, जो नवरात्रि के फास्ट करते हैं ना, तो जो जोत जलाते हैं उसके अंदर कपूर डालते हैं, कैम्फर, हमने भी देखा है ना, सबने देखा है, कैम्फर डालते हैं ना, वो व्हाइट से कलर की बॉल होती है छोटी सी, तो बेटा वो नेफ्थलीन बॉल होती है, उसको नेफ्थलीन बोलते हैं। कैम्फर बोल लो, कपूर बोल लो, नेफ्थलीन बोल लो, वो एक ही चीज है। उसका एक और यूज होता है बेटा, सिर्फ जोत जलाने के लिए यूज नहीं होती वो, उसका और भी यूज होता है। उसको अगर कपड़ों के अंदर रख देना तो फिर कीड़ों को नहीं आने देती, जो वो कई बार हमें अपने कपड़े कटे मिलते हैं ना, वो कीड़े काट देते हैं। तो अगर उनको कपड़ों के अंदर रख देना तो बेटा फिर कपड़े खराब नहीं होते, कटे नहीं मिलते, वो कीड़ों को नहीं आने देती। ठीक है, वो कीड़ों को दूर भगाते हैं, उसकी स्मेल से कीड़े दूर चले जाते हैं। तो नेफ्थलीन बॉल्स यूज टू रिपेल मोथ्स, मोथ्स मतलब कीड़े, एंड अदर इंसेक्ट्स, और ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम कोल टार। तो कोल टार के ये कुछ यूज है बेटा। पहले पुराने टाइम में बेटा इसको रोड की सर्फेसिंग के लिए भी यूज किया जाता था। रोड के ऊपर नहीं हमने देखा काला काला सा बिछा देते हैं, ठीक है, तो पुराने टाइम में कोल टार यूज करते थे। आजकल कोल टार की जगह बिटुमिन को यूज करते हैं। बिटुमिन एक पेट्रोलियम का प्रोडक्ट है जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, उसका भी नंबर आएगा। These days, bitumen, a petroleum product, is used in place of coal tar for metaling the roads. ये मैंने आपको बता दिया।
अब बेटा कोल गैस, ठीक है, कोल गैस इज ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कोल टू गेट कोक। ये भी जब हम कोल से क्या बना रहे थे, कोक बना रहे थे, तब निकला था ना, सेकंड वाली टेस्ट ट्यूब में से कोल गैस निकला था। मैंने आपको बताया था किस किस चीज का मिक्सचर होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, इन तीन चीजों का मिक्सचर होती है कौन, कोल गैस, ठीक है। इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में फ्यूल की तरह यूज होती है। जो कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स के पास जो इंडस्ट्रीज होती है ना बेटा, वहां पे कोल गैस को एज अ फ्यूल यूज करते हैं। अभी इसको एज ए सोर्स ऑफ हीट यूज करते हैं, पुराने टाइम में बेटा इसको एज ए सोर्स ऑफ लाइटिंग यूज किया गया था, ठीक है। न्यूयॉर्क लंदन के अंदर 1810 में 1810 में इसको यूज किया गया था स्ट्रीट लाइटिंग में, जो रात को लाइट जलाते हैं ना गली वाली, उसमें देखो ये दिख रहा है आपको, ये रहा, कलर चेंज कर देती हूँ, ये रहा, स्ट्रीट लाइटिंग में किसको यूज किया गया था, कोल गैस को 1810 में, और 1820 में भी इसको इसी तरीके से न्यूयॉर्क में यूज किया गया था स्ट्रीट लाइटिंग के अंदर। अब इसको लाइटिंग में तो यूज नहीं करते, अब इसको हीट प्रोड्यूस करने में। तो ये हो गए बेटा अपने, ठीक है। अब करते हैं कुछ कोल की टाइप्स। मैंने आपको बताया था बेटा कि कोल की 4 टाइप्स होती हैं, ठीक है। अब उनको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला होता है बेटा लिग्नाइट। कौन होता है सबसे पहला, लिग्नाइट। ये कोल की सबसे फर्स्ट फॉर्म होती है। जब पीट से कोल बनता है ना, तो सबसे पहले जो बनता है वो लिग्नाइट बनता है, ठीक है। सबसे पहली जो फॉर्म बन के आते हैं वो लिग्नाइट बन के आती है। ये बेटा ब्राउन कलर का होता है, हीरा दिख रहा है आपको, ब्राउन कलर का, ये लिग्नाइट है। ब्राउन कलर का जो होता है ना वो लिग्नाइट होता है, और ये कोल की सबसे पुअर फॉर्म है, पुअर क्वालिटी है इसकी, पुअर क्वालिटी मतलब अच्छी क्वालिटी का नहीं होता, पुअर क्वालिटी का होता है। इस बात से क्या मतलब है, अभी मैं समझाऊंगी, ठीक है। सबसे पहले यही ध्यान रखना है कि ये पुअर क्वालिटी का कोल होता है, क्योंकि इसके अंदर कार्बन का कंटेंट कम होता है बेटा, 25 to 35% कार्बन ही है इसके अंदर, ठीक है। तो ये होता है लिग्नाइट। सेकंड होता है सब बिटुमिनस। इसके अंदर बेटा कार्बन का कंटेंट और बढ़ जाएगा, जैसे जैसे कोल की क्वालिटी बढ़ती जाएगी ना, उसके अंदर कार्बन का कंटेंट बढ़ता जाएगा। कार्बन का कंटेंट और कोल की क्वालिटी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तू बढ़ेगा तो मैं भी बढ़ूंगा, तू घटेगा तो मैं भी घटूंगा, ठीक है। तो जैसे जैसे कार्बन का कंटेंट बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे क्या बढ़ती जाएगी, कोल की क्वालिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। सब बिटुमिनस के अंदर बेटा 35 to 45% कार्बन होता है बिटुमिनस के अंदर, ये थर्ड फॉर्म है। 46 to 86% कार्बन होता है बिटुमिनस को हाउस होल्ड कोर भी बोला जाता है, जो घरों में यूज होने वाला कोयला होता है। फिर उसके बाद एंथ्रासाइट आता है बेटा, 86 to 97% कार्बन। मैक्सिमम कंटेंट ऑफ कार्बन जो है ना वो एंथ्रासाइट के अंदर प्रेजेंट होता है, इसीलिए एंथ्रासाइट को क्या बोलते हैं, बेस्ट क्वालिटी का कोल की बेस्ट क्वालिटी होती है एंथ्रासाइट की, ठीक है। एंथ्रासाइट के अंदर बेटा लश्चर होती है, चमक, शाइन। जो ये वाला कोयला होता है ना, ये चमकी मारता है, चमके, इसके अंदर शाइन होती है, चमकीला है ये। ये रहा, दिख रहा है आपको, ये वाला चमक रहा है ना, शाइन मार रहा है, ये बेटा एंथ्रासाइट है। ये बिटुमिनस, ये सब बिटुमिनस, ये लिग्नाइट, ठीक है। तो ये होती हैं कोल की 4 फॉर्म। अब मैं आपको बताती हूँ पुअर क्वालिटी और बेस्ट क्वालिटी में फर्क क्या होता है कोल की, ठीक है। तुम कहोगे मैम कोल ही तो है, वो भी काला सा, वो भी काला सा, वो भी काला सा, क्या ही फर्क है। फर्क है बेटा, कैसे फर्क है, जो बेस्ट क्वालिटी का कोल होगा ना बेटा, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होगी। क्या ज्यादा होगी, कैलोरीफिक वैल्यू। कहाँ लिखूं, यहाँ लिख देती हूँ, कैलोरीफिक वैल्यू। अब ये क्या है, कैलोरीफिक वैल्यू होती है बेटा कि कम इनपुट देके ज्यादा आउटपुट ले लिया, मतलब हमने कोयला कम यूज किया और हमने हीट ज्यादा प्रोड्यूस कर दी। अब एक चीज ऐसी हो कि इतनी लकड़ियां फूक डाली, रोटी 2 ही बनी। अब एक चीज हो कि थोड़ी सी लकड़ी जलाई थी और हमने सारे पूरे कुनबे की रोटियां बना दी। फर्क समझ रहे हो, जहाँ पे हमने थोड़ा इनपुट देके ज्यादा आउटपुट ले लिया, मतलब थोड़ा सा जलाया लेकिन हीट ज्यादा प्रोड्यूस करवा ली, वो होती है बेटा कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। तो जो एंथ्रासाइट होता है ना, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, मतलब थोड़ा सा जलाएंगे तो हीट सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अब जो लिग्नाइट है उसको ज्यादा जलाना पड़ेगा तो कम हीट प्रोड्यूस करेगा, ये फर्क होता है क्वालिटी का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है बेटा माइनिंग ऑफ कोल। माइनिंग ऑफ कोल क्या होती है, माइनिंग ऑफ कोल होती है बेटा कि जो कोयला प्रेजेंट है ना अब उन खदानों में, माइंस में,
उसको वहां से निकाल के भी तो लाना है, कोयले की खदानों में से कोयले को निकाल के भी तो लाएंगे। तो इसको बोलते हैं बेटा कोल की माइनिंग, माइनिंग ऑफ कोल। ये दो तरीके से होते हैं बेटा, एक होती है सरफेस माइनिंग और एक होती है अंडरग्राउंड माइनिंग। सरफेस माइनिंग जो होती है ना वो सरफेस के ऊपर से ही हो जाती है, इसमें जमीन के नीचे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो अंडरग्राउंड माइनिंग होती है इसमें बेटा नीचे जाना पड़ता है, ठीक है। ये थोड़ी सी ज़्यादा खतरनाक वाली होती है, एक्सीडेंट्स वगैरह की ज़्यादा संभावना रहती है बेटा, क्योंकि इसमें ज़मीन के नीचे जाना पड़ता है। ये वाली सरफेस के ऊपर से, जैसे आपको दिख रहा है ना, ये ज़मीन के नीचे नहीं गए, ये सरफेस के ऊपर से ही कर रहे हैं, इसमें ज़मीन के नीचे जाना पड़ता है, ठीक है। इसमें आपको बस इतना ही समझना है। नेक्स्ट है बेटा कुछ कोल डिपॉजिट्स हैं इंडिया के अंदर, जहाँ जहाँ पे आपको पिंक बॉल्स दिख रही है ना, वहाँ वहाँ पे कोल के मेजर डिपॉजिट्स मिलते हैं इंडिया में। जैसे अरुणाचल प्रदेश में है, ये नागालैंड में है, असम में है, सिक्किम, बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ इसके बीच में है, ये उड़ीसा में है, मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश में है। तो यहाँ पे क्या मिलते हैं बेटा, कोल के कुछ डिपॉजिट्स मिलते हैं, ठीक है। अब डिजीज, जो बेटा कोल की माइनिंग कर रहे होते हैं ना, वहाँ पे जो वर्कर्स काम कर रहे होते हैं तो उनको कुछ डिजीज हो जाती है। अब ये कैसे होगी, क्योंकि बेटा वहाँ पे जो है ना वो इतनी बड़ी बड़ी ड्रिल मशीनें चल रही होती हैं जो उन चट्टानों को काट रही होती हैं, तो वहाँ पे कितना सारा डस्ट उड़ रहा होता है। तो उसकी वजह से जो वहाँ पे मजदूर अपने काम कर रहे होते हैं, जो वर्कर्स वहाँ पे काम कर रहे होते हैं बेटा, वो बहुत सारी बीमारी होने के चांसेस हो जाते हैं। जैसे कि देखिए, कोल वर्कर्स न्यूमोकोनियोसिस, न्यूमोकोनियोसिस क्या होता है बेटा, ये एक फेफड़ों की बीमारी होती है। जब हम डस्ट को इनहेल कर लेते हैं ना, डस्ट को ज़्यादा इनहेल कर लेते हैं तो वो जाके फिर अपने फेफड़ों को अफेक्ट करती है। तो इस बीमारी को ब्लैक लंग बोला जाता है, ठीक है, ब्लैक लंग। तो ये हो जाती है बेटा क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ये भी फेफड़ों से ही रिलेटेड डिजीज होती है। लंग फंक्शन इंपेयरमेंट हो जाता है, अपने फेफड़े ही काम करना बंद कर देंगे। लंग कैंसर, लंग कैंसर तक हो जाता है। कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो जाते हैं बेटा, हार्ट से रिलेटेड डिजीज होती है, ये कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो जाते हैं। नॉइस इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस, मतलब जो इतना शोर हो रहा होता है ना वहाँ पे ड्रिल मशीनों का, जो मशीनें वहाँ पे दिन रात चल रही हैं उनका जो शोर हो रहा होता है बेटा, उस शोर की वजह से, शोर की वजह से सुनने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है। चलिए बेटा अब बात कर लेते हैं पेट्रोलियम के बारे में। कोल अपना कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। कोल के बारे में हमने सब कुछ जान लिया, कैसे उसकी फॉर्मेशन हुई, कौन कौन सी उसकी टाइप्स हैं, एवरीथिंग। अब बात करते हैं बेटा पेट्रोलियम के बारे में। पेट्रोलियम के बारे में भी हम ऐसे ही सारी चीज़ें जानेंगे, कैसे इसकी फॉर्मेशन हुई, कौन कौन से इसमें से प्रोडक्ट्स निकलेंगे, कहाँ कहाँ पे हम उनको यूज करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए बेटा, सबसे पहली बात जो आपके दिमाग में आनी चाहिए वो ये आनी चाहिए कि मैम पेट्रोलियम, पेट्रोल से मिलता जुलता शब्द है ना, पेट्रोल और पेट्रोलियम एक जैसे लगते हैं, तो क्या ये दोनों चीजें सेम है? पेट्रोल और पेट्रोलियम, क्या ये दोनों चीजें सेम है या ये दो अलग अलग चीजें हैं? आनी चाहिए ना आपके दिमाग में ये बात तो, कि पेट्रोलियम को ही पेट्रोल बोलते हैं या ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। तो बेटा पेट्रोल और पेट्रोलियम जो होता है ना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये सेम चीज नहीं है। जो पेट्रोल होता है ना, ये पेट्रोलियम का एक प्रोडक्ट है। पेट्रोलियम के बहुत सारे प्रोडक्ट्स निकलते हैं इसमें से, डीजल निकलता है इसमें से, बिटुमिन निकलता है इसमें से, उसी का एक प्रोडक्ट पेट्रोल है। आई आपको बात समझ में? पेट्रोलियम का एक प्रोडक्ट है पेट्रोल, ये दोनों बेटा सेम चीज नहीं है। पेट्रोल पेट्रोल है, पेट्रोलियम पेट्रोलियम है, ठीक है। पेट्रोलियम में से पेट्रोल निकल के आया है। आज के बाद इस चीज को हम ध्यान रखेंगे कि पेट्रोलियम और पेट्रोल सेम चीज नहीं है, इसका एक प्रोडक्ट होता है पेट्रोल, ठीक है। अब पेट्रोलियम को बेटा क्रूड ऑयल बोलते हैं। क्या बोलते हैं पेट्रोलियम को? क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल मतलब, क्रूड ऑयल होता है बेटा कच्चा तेल। इसको सरल भाषा में अगर मैं बोलूं तो इसको हम कच्चा तेल बोलते हैं। क्रूड होता है रो फॉर्म में, रो होता है ना कच्चा, हम बोलते हैं ना रो वेजिटेबल्स, कच्ची सब्जियां, उसी तरीके से जो क्रूड ऑयल होता है वो बेटा रो फॉर्म में होता है, कच्चा, इसको कच्चा तेल बोलते हैं, ठीक है। ये इस फॉर्म में यूजेबल नहीं होता, हम इसको इस फॉर्म में यूज नहीं कर सकते। हम इसकी कुछ प्रोसेस चलाएंगे, उसके बाद इसमें से जो प्रोडक्ट्स निकल के आएंगे बेटा उनको हम लोग यूज करेंगे। ये इस फॉर्म के अंदर, क्रूड ऑयल की फॉर्म के अंदर ये यूजेबल नहीं होता, ठीक है। जो वर्ड पेट्रोलियम है बेटा, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, याद रखेंगे। एक है पेट्रा, पेट्रा का मतलब होता है रोक, चट्टान, ठीक है। और दूसरा है ओलियम, ऑयल, ओलियम का क्या मतलब होता है? ऑयल, ठीक है। इसको बेटा रॉक ऑयल भी बोलते हैं। रॉक ऑयल क्यों बोलते हैं, इस बात का क्या मतलब हुआ? रॉक ऑयल इसलिए बोलते हैं बेटा क्योंकि ये हमको चट्टानों के अंदर मिलता है, रॉक्स के अंदर मिलता है, ठीक है। जिन रॉक्स के अंदर पेट्रोलियम मिलता है बेटा, उन रॉक्स को हम रिजर्वायर रॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिजर्वायर रॉक्स, ठीक है।
इन रॉक्स के अंदर हमको पेट्रोलियम मिलता है, इसलिए इस पेट्रोलियम को हम क्या कहते हैं, रॉक ऑयल कहते हैं। ठीक है, अब पेट्रोलियम इज ए नेचुरली अकरिंग लिक्विड, ठीक है, नेचर के अंदर मिलता है, हमको लिक्विड फॉर्म में मिलता है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स, ये बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर होता है। अब हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं बेटा, हाइड्रोकार्बन्स वो वाले कंपाउंड होते हैं जो मेनली दो एलिमेंट से मिलके बने होते हैं। कौन कौन से दो एलिमेंट्स, एक तो कार्बन और एक हाइड्रोजन, नाम में ही है ना हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन मतलब कार्बन। ठीक है, ये दो एलिमेंट्स मेनली क्या बनाते हैं, हाइड्रोकार्बन्स बनाते हैं। और जो पेट्रोलियम होता है वो बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स का क्या होता है बेटा, मिक्सचर होता है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई सबको। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात, पेट्रोलियम को बेटा ब्लैक गोल्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लैक गोल्ड। आज के बाद इस टर्म को हम याद रखेंगे कि पेट्रोलियम का एक नाम और होता है, वो होता है ब्लैक गोल्ड, काला सोना। क्या मतलब हुआ ब्लैक गोल्ड का, काला सोना। ठीक है, पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड भी बोला जाता है। ब्लैक तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका कलर ब्लैक होता है। ठीक है, अब गोल्ड क्यों बोलते हैं, गोल्ड तो बहुत महंगी चीज है ना। जैसे ही हम गोल्ड सुनते हैं हमारे दिमाग में क्या आता है, समथिंग वेरी वैल्यूएबल। ठीक है ना, कुछ बहुत महंगा सा। आजकल तो वैसे भी गोल्ड के रेट बहुत 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 हाई जा चुके हैं, अपनी मम्मियों से पूछ के देखना, है ना, 1.25 लाख के आसपास गोल्ड का जो वो रेट चला गया। तो बेटा कोई चीज जो बहुत महंगी है, जो बहुत वैल्यूएबल है, जिसकी कीमत है, उस चीज को हम लोग गोल्ड से रिलेट करके देखते हैं। ठीक है, तो बेटा पेट्रोलियम के जो प्रोडक्ट्स निकलेंगे ना वो बहुत वैल्यूएबल होते हैं, बहुत कीमती, बहुत यूजेबल प्रोडक्ट्स होते हैं। तो इसलिए हमने इसको किसका, गोल्ड का रेफरेंस देके बोला है कि इसको क्या बोलते हैं, ब्लैक गोल्ड बोलते हैं। आइए आपको बात समझ में। तो पेट्रोलियम का एक और नाम क्या होता है, ब्लैक गोल्ड होता है। ठीक है बेटा, चलिए अब आगे बात करते हैं। अब है बेटा फॉर्मेशन, जो पेट्रोलियम है वो बना कैसे। ठीक है, जैसे हमने कोल की फॉर्मेशन करी थी, कोल कैसे बना, इसी तरीके से अब हमको किसकी फॉर्मेशन पढ़नी है, पेट्रोलियम की फॉर्मेशन पढ़नी है, फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। ठीक है, पहले मैं आपको समझा देती हूँ, उसके बाद हम इसको स्टडी करेंगे। देखिए क्या हुआ बेटा, मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, फिर से वही कहानी है, मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, क्योंकि ये सारे फॉसिल फ्यूल्स है ना। जैसे कोल एक फॉसिल फ्यूल है, इसी तरीके से पेट्रोलियम भी तो एक फॉसिल फ्यूल है। और हमको पता है फॉसिल फ्यूल्स को बनने में कितना टाइम लगता है, इनको बनने में बेटा मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। ये बात हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, ये बात हमने पढ़ी थी। तो बेटा जो पेट्रोलियम है ये भी मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो क्या हुआ, समुंदर के अंदर, इनसाइड द सी, समुंदर के अंदर जो छोटे छोटे प्लांट्स, एक्वेटिक प्लांट्स जिनको हम बोलेंगे, और जो छोटे छोटे वहां पे एनिमल्स थे, एक्वेटिक एनिमल्स, तो बेटा क्या हुआ, वो सारे के सारे मर के और कहाँ पे जाके सेटल हो गए, समुंदर के नीचे, जो निचली सतह होती है ना बॉटम में, समुंदर की बॉटम में जाके वो कहाँ पे, वहां पे जाके क्या हो गए, सेटल हो गए। कौन, छोटे छोटे प्लांट्स और छोटे छोटे एनिमल्स। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हुई, वो सब समुंदर के नीचे जाके सेटल हो गए। उसके बाद क्या हुआ बेटा, टाइम चलता गया। ठीक है, जैसे जैसे टाइम जा रहा है, वो जो टाइनी प्लांट्स और एनिमल्स थे जो मर के नीचे चले गए थे, उनके ऊपर बेटा मिट्टी की और ज्यादा लेयर्स बनती चली गई, और वो और ज्यादा नीचे क्या होते चले गए, दबते चले गए। इसी तरीके से जैसे कोल में हुआ था। फर्क क्या है बेटा, कोल में सिर्फ प्लांट्स थे, ओनली वेजिटेशन। पेट्रोलियम में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे सिर्फ वेजिटेशन नहीं है, यहाँ पे प्लांट्स के साथ और क्या है, एनिमल्स भी हैं। बेटा ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है और आप इसको ध्यान रखेंगे। पेट्रोलियम के अंदर प्लांट्स के साथ एनिमल्स भी आते हैं, और कोल में सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स दबे थे, इसमें दोनों चीजें दबी हैं। ठीक है, उसके बाद की कहानी ऑलमोस्ट सेम है। उसके ऊपर मिट्टी की क्या चढ़ती चली गई, लेयर्स चढ़ती चली गई। अब बेटा जितना ज्यादा वो प्लांट्स और एनिमल्स, जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स हैं, वो जितना ज्यादा नीचे जाते जाएंगे, उनके ऊपर उतनी ज्यादा और मिट्टी की लेयर्स चढ़ती जा रही हैं। तो क्या बढ़ता जा रहा है वहां पे, वही कहानी है, प्रेशर बढ़ता जा रहा है। प्रेशर के साथ क्या बढ़ता जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। और वही इसेंशियल कंडीशन बेटा जो कोल में थी, ऑक्सीजन क्या है वहां पे, एब्सेंट है या फिर कम है, लैक ऑफ ऑक्सीजन है वहां पे। ठीक है, ये तीनों कंडीशंस क्रिएट हो गई, सिमिलर जो कोल में थी वही सिमिलर कंडीशंस यहाँ पे भी क्रिएट हो गई। प्रेशर बहुत ज्यादा होता गया, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता गया, ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म होती चली गई। तो बेटा वो जितने भी टाइनी प्लांट्स और एनिमल्स थे जो मर के नीचे दब गए थे, वो धीरे 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 किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं बेटा, पेट्रोलियम, और साथ में नेचुरल गैस के अंदर भी कन्वर्ट हो जाते हैं। आई आपको बात समझ में। ठीक है, जब बेटा ये पेट्रोलियम से जो वो प्लांट्स थे जो वो पेट्रोलियम में कन्वर्ट होते हैं, तो बीच में एक स्टेज बनाते हैं। वो आपके सिलेबस के अंदर ये इतना इन डिटेल नहीं है अभी,
आपकी स्कोप में नहीं है, लेकिन आप इस वर्ड को याद रखेंगे। क्या शब्द लिखा है मैंने? कैरोजिन। ये कैरोजिन बेटा एक बीच की स्टेट है। जो प्लांट्स और एनिमल्स थे ना, प्लांट्स और एनिमल्स जो थे वो बीच में कौन सी स्टेज बनाते हैं? कैरोजिन। ठीक है, और इस कैरोजिन से फिर क्या बनता है बेटा? आगे पेट्रोलियम बनता है। हमने जैसे उसमें देखा था ना, कोल में बीच में पीट बना था, है ना, डेड वेजिटेशन और जो वो था अपना कोल बना था, उनके बीच की ट्रांजिएंट स्टेट कौन थी? पीट थी। तो इसमें कौन है बेटा ट्रांजिएंट स्टेट? कैरोजिन है। ठीक है, इस नाम को अगर आपको कहीं पे दिख जाता है तो आपको इसको पहचान लेना है कि हाँ ये कैरोजिन है। ये कब बना था? जब वो टाइनी प्लांट्स और एनिमल्स समुद्र में नीचे दब गए थे, उसके ऊपर मिट्टी चढ़ गई थी, तो बेटा उनका क्या हो गया था? लैक ऑफ ऑक्सीजन में, हाई प्रेशर में, हाई टेम्परेचर में टाइनी प्लांट्स का क्या हो गया था? एनएरोबिक डिकम्पोजिशन हो गया था। तो पहले कौन बना? कैरोजिन बना, और फिर ओवर द टाइम जैसे टाइम और बढ़ता गया, कैरोजिन से कौन बन गया? पेट्रोलियम बन गया। और बेटा जहां पे पेट्रोलियम होता है ना, वहीं पे नेचुरल गैस भी मिलती है। ये दोनों साथ में मिलते हैं। पेट्रोलियम नीचे मिलता है और उसके ऊपर वहीं पे नेचुरल गैस भी मिलती है। ठीक है, आई आपको बात समझ में? इस तरीके से क्या हो गई थी? पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की फॉर्मेशन हो गई थी। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब इसको पढ़ के देख लेते हैं बेटा। पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड बाय द बरियल ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स बिलो द सी बेड। ठीक है, कैसे बना? एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स जो मर गए थे वो कहाँ पे दब गए? सी बेड पे जाके दब गए, वहां सेटल हो गए, मिट्टी उनके ऊपर चढ़ गई, उससे बना था। मेराइन एनिमल्स एंड प्लांट्स डाइड थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो एंड सेटल डाउन इन द बॉटम ऑफ द सी। जो मेराइन प्लांट्स थे, एनिमल्स थे, वो बेटा मर गए और मर के कहाँ सेटल हो गए? समुद्र के बॉटम में। इन एन एरोबिक कंडीशन। एन एरोबिक कंडीशन कौन से होते हैं? जब ऑक्सीजन एब्सेंट हो। मैंने ये आपको पहले भी बताया था जब हमने कोल की फॉर्मेशन करी थी। एन एरोबिक कंडीशन, एन एरोबिक कंडीशंस होती हैं बेटा कि वहां पे ऑक्सीजन क्या है? एब्सेंट है। ठीक है, इन एनएरोबिक कंडीशंस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज दिस ऑर्गेनिक मैटर। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने उस ऑर्गेनिक मैटर को क्या कर दिया? डिकम्पोज कर दिया। जो टाइनी प्लांट्स और एनिमल्स दब गए थे उसको क्या कर दिया? डिकम्पोज कर दिया। अब हाई प्रेशर क्रिएट हुआ और हीट का मतलब टेम्परेचर। ठीक है, वैसे दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन जैसे ये हीट बोल रहा है तो बेटा मैं इसको ये बोल सकती हूँ कि वहां पे टेम्परेचर बढ़ा। ठीक है, dead remains of tiny plants and animals were slowly converted into petrol। वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो गए बेटा? पेट्रोल में। और यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, अगर आपको ये वर्ड लिखा मिल जाए कैरोजिन, तो आपको समझ जाना है कि ये बीच में एक स्टेट बनती है। टाइनी प्लांट्स एनिमल्स जो डेड थे उनसे कैरोजिन बना, कैरोजिन से कौन बना? पेट्रोलियम बना। ठीक है, ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स दीज डेड ऑर्गेनिजम्स टर्न इनटू पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर ऑक्सीजन, हीट, कांस्टेंट हाई टेम्परेचर। हीट बहुत ज़्यादा होगी, प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया, ऑक्सीजन है नहीं, तो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो गए? पेट्रोलियम में और नेचुरल गैस के अंदर वो क्या हो गए? कन्वर्ट हो गए। ठीक है बेटा, देखिए अब आगे मैं आपको इसका डायग्राम दिखाती हूँ। ये रहा, इस डायग्राम से समझते हैं, आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे आते हैं। ये अपना ओशियन है, 300-400 मिलियन ईयर्स एगो की हम बात कर रहे हैं। ओशियन के अंदर अपने क्या है? टाइनी प्लांट्स और एनिमल्स हैं। ठीक है बेटा, फिर क्या हुआ? ये टाइनी प्लांट्स और एनिमल्स मर के कहाँ पे चले गए? नीचे चले गए। ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल्स नीचे चले गए और उसके ऊपर क्या चढ़ गई? मिट्टी की लेयर चढ़ गई। सैंड एंड सिल्ट की उसके ऊपर क्या बन गई? लेयर बन गई। वो नीचे दब गए, उसके ऊपर क्या बन गई? लेयर बन गई। ठीक है बेटा, उसके बाद क्या हुआ? ये जो टाइनी प्लांट्स और एनिमल्स जो नीचे दब गए थे, ये किसके अंदर कन्वर्ट हो गए? पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के अंदर कन्वर्ट हो गए। आई आपको बात समझ में? और जो ये ऊपर सैंड और सिल्ट था ना, ये ऊपर एक रॉक की फॉर्म में बन जाते हैं बेटा, चट्टान की तरह बन जाते हैं इसके ऊपर। और ये ऑयल और नेचुरल गैस कहाँ पे है? इसके नीचे है। यहाँ से आपको एक और बात सीखनी है। दो टाइप के रॉक्स बनते हैं। पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, यहाँ पे भी यही बातें लिखी हुई हैं। टाइनी मराइन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाइड एंड वर बरीड ऑन द ओशियन फ्लोर, हम पढ़ चुके हैं। मराइन प्लांट्स एंड एनिमल्स वर कवर्ड बाय लेयर्स ऑफ सिल्ट एंड सेंट। वो जो नीचे दब गए उनके ऊपर मिट्टी की लेयर चढ़ गई। मिलियंस ऑफ ईयर्स, ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स रिमेन्स वर बरीड डीपर एंड डीपर, और ज्यादा नीचे जाते चले गए। एनॉर्मस हीट एंड प्रेशर टर्न्ड रिमेन्स इनटू ऑयल एंड नेचुरल गैस। बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर ने उनको किस में कन्वर्ट कर दिया? ऑयल और नेचुरल गैस के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ठीक है बेटा, ये दब गए, उसके ऊपर मिट्टी की लेयर्स देखो ये आपको दिख रही है, ये मिट्टी की लेयर्स चढ़ गई और फिर वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो गए? ऑयल और नेचुरल गैस के अंदर। और ये जो ऊपर जो मिट्टी थी ना बेटा,
ये किसकी फॉर्म ले लेती है, रॉक्स की फॉर्म ले लेती है, चट्टान बन जाती है ये। ठीक है, अब हम इन चट्टानों के बारे में पढ़ते हैं। दो टाइप की होती हैं। देखिए बेटा, दो टाइप की रॉक्स बनती हैं, एक बनती हैं रिजर्वायर रॉक्स, और दूसरी बनती हैं इम्परवियस रॉक्स। देखिए, रिजर्वायर रॉक्स जो होती है ना बेटा, ये वो होती हैं जिनके अंदर पेट्रोलियम और नेचुरल गैस स्टोर होता है। रिजर्वायर रॉक्स के अंदर पेट्रोलियम और नेचुरल गैस स्टोर होता है, उनके अंदर स्टोर होके रहता है। ठीक है, ये जो रॉक्स होती है ना बेटा, ये पोरस होती हैं। पोरस मतलब, पोरस मतलब मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। पोरस मतलब जिसके अंदर होल हो, छिद्र हो। ठीक है, जिसमें से कोई लिक्विड या गैस क्या कर सकता है, ट्रेवल कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह पे। उसके अंदर होल्स हैं, उनके अंदर से वो क्या कर जाएगा, ट्रेवल कर जाएगा। तो रिजर्वायर रॉक्स क्या होती है बेटा, पोरस होती हैं, इनके अंदर पेट्रोलियम और नेचुरल गैस स्टोर होके रहते हैं। ठीक है, इम्परवियस रॉक्स जो होती है ना बेटा, ये नॉन पोरस होती हैं, हार्ड होती हैं ये, इनके अंदर ऐसे कोई होल नहीं होते, हार्ड हैं ये। ठीक है, तो क्या होता है बेटा, जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो नीचे बना अपना, जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस थे जो अपने नीचे बने, मान लो यहाँ पे बने, तो बेटा यहाँ पे रिजर्वायर रॉक्स है। रिजर्वायर रॉक्स जो हैं, रिजर्वायर रॉक्स के, ये मान लेते हैं रिजर्वायर रॉक्स हैं। ठीक है, रिजर्वायर जो रॉक्स है बेटा, रिजर्वायर रॉक्स के अंदर होल हैं। क्या है, उनके अंदर होल हैं, वो पोरस हैं। तो बेटा ये जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है ना, ये उनके अंदर से ट्रेवल करके कहाँ पे आ जाता है, ऊपर आ जाता है। रिजर्वायर रॉक्स के अंदर था, उनके अंदर पोर है, तो ये ट्रेवल करके बेटा सारा का सारा कहाँ पे आ जाता है, ऊपर आ जाता है। मान लो ये यहाँ पे आ गया, पेट्रोलियम भी और उसके साथ कौन है, नेचुरल गैस भी, ये सारा यहाँ पे आ जाता है। अब आगे की कहानी क्या है बेटा, अब इसके ऊपर यहाँ पे है इम्परवियस रॉक्स, यहाँ पे हार्ड हैं ये, हार्ड इम्परवियस रॉक्स। ये इम्परवियस रॉक्स क्या करती हैं बेटा, अब ये इस पेट्रोलियम को और नेचुरल गैस को यहीं पे रहने देती है, अब इसको ये और ऊपर नहीं आने देंगी। क्यों, क्योंकि इनके अंदर अब कोई होल नहीं है, इनके अंदर से ये ट्रेवल नहीं कर सकती। रिजर्वायर रॉक्स जो नीचे थी बेटा, उनमें तो होल थे, उन होल्स के थ्रू जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस था वो ट्रेवल करके कहाँ पे आ गया, ऊपर आ गया। ठीक है, अब लेकिन उसके ऊपर कौन है, हार्ड इम्परवियस रॉक्स है। ये रॉक्स बेटा उसको और ऊपर नहीं आने देंगी, ये उसको अपने नीचे दबा के रखते हैं, यहाँ कहीं रहेगा वो, इससे ऊपर उसको नहीं आने देंगे। उसके ऊपर वो हार्ड रॉक बैठी है, वो उसको नीचे, ये रिजर्वायर रॉक है, इसके नीचे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस थे जो ट्रेवल करके इसके सरफेस तक आ गए, ऊपर तक आ गए, क्योंकि इसके अंदर क्या थे, होल थे। अब इसके ऊपर बेटा हार्ड रॉक बैठी है, वो कह रही है कि मैं ऊपर नहीं आने दूंगी, मेरे पास कोई छिद्र नहीं है जिनमें से तुम निकल के आ जाओगे, नीचे ही रहो। तो बेटा पेट्रोलियम और नेचुरल गैस यहाँ नीचे ही रहेंगे, अब वो इस रीजन से ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि ऊपर ये हार्ड रॉक्स बैठी हैं। फिर हम क्या करेंगे, कैसे बाहर निकालें पेट्रोलियम को और नेचुरल गैस को, फिर हम क्या करते हैं बेटा, हम ड्रिलिंग करते हैं। ड्रिल मशीन देखिए ना, घरों में यूज करते हैं, फिर हम ड्रिलिंग करते हैं। ये जो हार्ड रॉक्स है ना बेटा, इनके अंदर से हम फिर ड्रिलिंग करते हैं, ड्रिलिंग करके फिर हम यहाँ तक जाएंगे जहाँ पे अपना पेट्रोलियम और नेचुरल गैस प्रेजेंट है, और फिर यहाँ से हम ड्रिल करके उसको क्या करेंगे, बाहर लेके आएंगे पेट्रोलियम को और नेचुरल गैस। आइए आपको बात समझ में, इस तरीके से होता है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। अब इसमें बेटा एक क्वेश्चन और बनता है, देखिए बेटा यहाँ पे वही सेम चीज यहाँ पे बता रखी है। देखिए ये पहले डायग्राम में अपना ओशियन है, ओशियन के अंदर ऑर्गेनिजम्स हैं। सेकंड वाले डायग्राम में बेटा वो सारे के सारे कहाँ पे जाके सेटल हो गए, नीचे सेटल हो गए, फिर वो कन्वर्ट हो गए धीरे धीरे किसके अंदर, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के अंदर। इसमें रॉक्स के बारे में बताया गया। देखिए बेटा ये नीचे है पोरस सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स भी रिजर्वायर रॉक्स को ही बोलते हैं, ध्यान रखना है आपने। सेडिमेंट्री रॉक्स किसको बोलते हैं, रिजर्वायर रॉक्स को ही बोलते हैं, ये पोरस होती हैं। और उसके ऊपर कौन बैठे हैं बेटा, हार्ड रॉक्स बैठे हैं। ये देखिए ये पोरस सेडिमेंट्री रॉक्स है नीचे, और उसके ऊपर कौन है, हार्ड रॉक्स है, और इनके कहीं बीच में जो है ना, ये कौन ट्रैप होके बैठा है, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस।
सेडिमेंट्री रॉक्स और हार्ड रॉक्स के बीच में ट्रैप होता है, और यहाँ से फिर हम लोग क्या करते हैं बेटा, ड्रिल करके इसको क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। ये वही वाला डायग्राम है, मैंने आपको थोड़ा सा इजी करके समझाने की कोशिश की है। ये सेम वही चीज है बेटा, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर नीचे सेटल हो गया, धीरे धीरे किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के अंदर। ऊपर इम्परमेएबल रॉक्स हैं, नीचे जो है ना वो अपनी रिजर्वायर रॉक्स है, ठीक है। बीच में कौन है, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब एक क्वेश्चन करते हैं, देखिए बेटा, एक क्वेश्चन समझा रही हूँ मैं आपको। ये नीचे है अपने पास सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स को ही रिजर्वायर रॉक्स बोलते हैं। ये ऊपर है अपने पास हार्ड रॉक्स, और यहाँ कहीं बीच में अपने पास क्या है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, और साथ में वाटर भी है बेटा। यहाँ पे आपको क्या बताना है कि सबसे नीचे ए, बी और सी डाला है मैंने, ये वाली लेयर वाटर की है, पेट्रोलियम की है या नेचुरल गैस की है। इसी तरीके से बी वाली लेयर किसकी है, और इसी तरीके से सी वाली लेयर किसकी है। देखिए बेटा, ये बता सकते हैं हम डेंसिटी के बेस पे। किसके बेस पे, डेंसिटी के बेस पे। डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। क्या होती है डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम। देखिए, जिसकी डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी बेटा वो उतना नीचे मिलेगा, ठीक है। हमने ध्यान रखना है कि वाटर जो होता है ना, इसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। ये सबसे ज्यादा डेंस है। उससे कम डेंस कौन है, पेट्रोलियम है, और उससे कम डेंस कौन है, नेचुरल गैस है। वो तो गैस है, उसकी तो वैसे ही कम है, ठीक है। तो बेटा जो सबसे नीचे वाली लेयर बनेगी ना, ये हमेशा किसकी मिलेगी, ये हमेशा वाटर की मिलेगी। जो इसके ऊपर वाली मिलेगी, ये हमेशा किसकी मिलेगी, पेट्रोलियम की मिलेगी। और जो इससे ऊपर वाली मिलेगी, ये हमेशा किसकी मिलेगी, नेचुरल गैस की। किसकी मिलेगी, ये नेचुरल गैस की। तो ये क्वेश्चन पूछता है बेटा ऐसे डायग्राम देके कि बताओ नीचे वाला कौन है, उसके ऊपर वाला कौन है, और उसके ऊपर वाला कौन है। तो आपने ध्यान रखना है, जो सबसे नीचे वाली लेयर बनेगी वो वाटर की होती है, क्योंकि उसकी डेंसिटी पेट्रोलियम से ज्यादा है। तो वाटर नीचे, उसके ऊपर पेट्रोलियम, और उसके ऊपर कौन मिलता है, नेचुरल गैस मिलता है, ठीक है। आप इस बात को ध्यान रखेंगे। अब बेटा एक और चीज पूछी जाती है, बायगोन सीज क्या होते हैं। देखिए, एक टर्म आती है बेटा, बायगोन सीज। बायगोन सीज ये क्या होता है, देखो कुछ जगह बेटा ऐसी हैं, पेट्रोलियम जो हम निकालते हैं या नेचुरल गैस की जो हम ड्रिलिंग करते हैं, कई तो समुद्र के नीचे हैं, लेकिन कई जगह पे बायगोन सीज है बेटा। बायगोन सीज मतलब हम ये मान के चलते हैं कि बहुत टाइम पहले वहां पे समुद्र थे जो अब सूख चुके हैं, ठीक है। बहुत टाइम पहले क्या थे, समुद्र थे वहां पे, और अब क्या हो चुके हैं, वो सूख चुके हैं बेटा। तो अब वहां पे जमीन है, समुद्र पानी नहीं है वहां पे भी पेट्रोलियम मिलता है। तुम सोचो कि कहीं ये समुद्र में मिलता है, नहीं। कुछ ऐसी जगह, सूखी जगह भी है बेटा जहाँ पे पेट्रोलियम मिलता है। तो ऐसे माना जाता है कि वहां पे बहुत टाइम पहले समुंदर थे, ठीक है। अब वो वहां से क्या हो चुके हैं, सूख चुके हैं। तो उन एरियाज को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, बायगोन सीज की। यहाँ से समुंदर क्या हो चुके हैं, जा चुके हैं, सूख चुके हैं वहां से समुंदर। तो वहां से कैसे निकालते हैं बेटा, वही ड्रिलिंग करके। क्या करते हैं हम वहां पे, ड्रिलिंग करते हैं। ड्रिलिंग करके क्या करते हैं, वहां से पेट्रोलियम को, नेचुरल गैस को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। आपके लिए बेटा मैं एक वीडियो और लेके आई हूँ। जैसे हमने कोल की फॉर्मेशन की एक वीडियो देखी थी, इसी तरीके से एक पेट्रोलियम की है। आप थोड़ा सा चीजों को विजुअलाइज कर पाएंगे। देखिए, इस तरीके से समुद्र के अंदर क्या थे, टाइनी प्लांट्स और एनिमल्स थे जो मर के कहाँ चले गए, नीचे बॉटम में चले गए। और ये देखिए धीरे धीरे ये यहाँ पे क्या हो गए, सेटल हो गए, मर चुके हैं बेटा, ये यहाँ पे सेटल हो गए। और ये क्या किस में कन्वर्ट हो गए, कैरोजिन नाम के कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट हो गई। ये देखिए ऊपर से प्रेशर लग रहा है, और ये साथ में क्या है, यहाँ पे बहुत हाई टेम्परेचर है, ठीक है, हीट क्रिएट हो रही है बहुत ज्यादा। तो ये धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो गए बेटा, हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट हो गए। और ये हाइड्रोकार्बन सी मिलके क्या बना रहे हैं, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो वही हाइड्रोकार्बन से ही क्या बनता है अपना, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। इस तरीके से अपनी क्या हो गई, फॉर्मेशन होगी, ठीक है बेटा। चलिए आगे चलते हैं। अपना जो पहला ऑयल था बेटा, वो ड्रिल किया गया था पेनिसिल्वानिया में, ठीक है, यूएसए के अंदर है ये। 1859 में इसको ड्रिल किया था, और 8 साल के बाद 1867 में माकूम असम के अंदर, अपने इंडिया में एक जगह है माकूम, असम में है वो, ठीक है, असम स्टेट के अंदर है। वहां से ऑयल को क्या किया गया था बेटा, 1867 में ड्रिल किया गया था। इंडिया के अंदर कहाँ कहाँ पे मिलता है, असम में, गुजरात में, मुंबई हाई में, ठीक है, मुंबई का जो हाई एरिया है,
और रिवर बेसिन्स ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा। यहाँ पे अपने इंडिया के अंदर क्या पाया जाता है, पेट्रोलियम पाया जाता है, और पेट्रोलियम के साथ ही क्या मिलती है, नेचुरल गैस मिलती है। ठीक है, अब पढ़ते हैं बेटा रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखिए पेट्रोलियम को हम लोगों ने ड्रिल कर लिया। सबसे पहले हमने क्या करना है, पेट्रोलियम को ड्रिल करना है, वहां से पेट्रोलियम को निकालना है, निकालने के बाद बेटा उसका ट्रांसपोर्टेशन करना है। क्या करना है, ट्रांसपोर्टेशन करना है, उसको लेके भी तो आना है वहां से जहां से हमने उसको निकाला, उसको लेके आएंगे, कहाँ पे लेके आएंगे, अपनी रिफाइनरी के अंदर लेके आएंगे, जहां पे हम पेट्रोलियम की अब करेंगे रिफाइनिंग। अब ये क्या होती है वो जानेंगे। देखिए जो हम पेट्रोलियम निकाल के लाए बेटा वो क्रूड ऑयल है, वो रॉ फॉर्म के अंदर है, उसको हम एज इट इज कहीं पे भी यूज नहीं कर सकते, वो यूजेबल नहीं है, हमें उसकी रिफाइनिंग करनी पड़ेगी, कुछ प्रोसेस करेंगे हम, उसके साथ कुछ ना कुछ करेंगे, उसके बाद जो प्रोडक्ट्स निकल के आएंगे बेटा हम उनको यूज करेंगे। आई आपको बात समझ में? तो रिफाइनिंग क्या होता है बेटा, जो पेट्रोलियम के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स है ना, उनको अब सेपरेट करेंगे, सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम एट डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स। डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स के ऊपर क्या करेंगे बेटा, पेट्रोलियम जो लाए हैं उसके अंदर जो जो चीजें प्रेजेंट है ना, अब उन सबको अलग अलग कर लेंगे, तू अलग तू अलग तू अलग। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, रिफाइनिंग बोलते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, रिफाइनिंग। और ये कहाँ पे होती है, ये रिफाइनरी के अंदर होती है। ठीक है, अब नेचुरल पेट्रोलियम इज अ क्रूड डार्क कलर्ड लिक्विड। ठीक है, क्रूड होता है, डार्क कलर का होता है, विद अ वेरी अनप्लीजेंट स्मेल, बहुत गंदी स्मेल होती है बेटा इसकी। इट कैन नॉट बी यूज इन इट्स क्रूड फॉर्म, इस फॉर्म में हम इसको यूज कर ही नहीं सकते। ठीक है, हेंस वी फाइंड पेट्रोलियम इन सेवरल डिफरेंट प्रोडक्ट्स सच एज डीजल, पेट्रोल, वैक्स एंड यूज इट फॉर वेरियस पर्पजेज। तो बेटा उसमें से सारे प्रोडक्ट्स को अब निकाल लेंगे, उसको एज इट इज यूज नहीं कर सकते, और जो प्रोडक्ट्स निकल के आएंगे उनको फर्दर हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब इस रिफाइनिंग को बेटा इन डिटेल पढ़ेंगे। अब बेटा जो रिफाइनिंग करेंगे ना पेट्रोलियम के सारे प्रोडक्ट्स को अलग अलग जो हम करेंगे, उसके लिए बेटा एक मेथड को यूज करते हैं, उस मेथड को हम बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है बेटा, अब इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो क्रूड ऑयल अपने पास है उसको हमने ड्रिल कर लिया, फिर उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया कहाँ तक, रिफाइनरी तक। अब बेटा उसके ऊपर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मेथड लगाएंगे। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है बेटा, ये होता है कि कोई भी अपने पास मिसिबल लिक्विड्स है, मिसिबल लिक्विड्स मतलब जो एक दूसरे में पूरे तरीके से घुल जाएं। आइए आपको बात समझ में, दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं इमिसिबल, एक इमिसिबल और एक मिसिबल। मिसिबल वो होते हैं बेटा जो एक दूसरे में पूरे तरीके से घुल जाएं, फिर हम उनको ऐसे नॉर्मल मेथड से अलग नहीं कर सकते। एक इमिसिबल होते हैं जो एक दूसरे में पूरे तरीके से ना घुले। तो बेटा पेट्रोलियम के अंदर जो प्रोडक्ट्स है ना वो मिसिबल हैं, वो एक दूसरे में पूरे तरीके से घुले हुए हैं, वो मिसिबल लिक्विड्स हैं सारे के सारे। ठीक है, तो उन मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करना, उन मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करना, उस टेक्निक को हम बोलते हैं बेटा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और ये वर्क करती है उन सब लिक्विड्स का, जो मिसिबल लिक्विड्स हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट्स में फर्क है, और बॉइलिंग पॉइंट्स में फर्क कितना है, लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस से कम का फर्क है उनके सबके बॉइलिंग पॉइंट से। मान लो एक का 300 है तो दूसरे का कितना हो गया, 324, 323 इतना हो गया। तो सबके बॉइलिंग पॉइंट्स में बेटा लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस का फर्क है, सारे एक दूसरे में मिसिबल हैं, अच्छे से घुले हुए हैं। तो उनको अलग करने के लिए हम लोग कौन सी टेक्निक का यूज करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, इट इज अ मेथड टू सेपरेट मिसिबल लिक्विड्स हैविंग डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आई होप आपको यहां तक समझ आया होगा। अब देखिए, अब बेटा क्रूड ऑयल को ले आए, ड्रिल कर लाए, ट्रांसपोर्ट भी कर लाए, रिफाइनरी तक ले आए। अब हम उसको डालेंगे इस फर्नेस के अंदर। किसके अंदर डालेंगे, इस फर्नेस के अंदर। इसका टेम्परेचर बेटा बहुत हाई रखेंगे, इस फर्नेस के अंदर डालेंगे तो जितना भी हमने इसमें क्रूड ऑयल डाला था वो सारा का सारा वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए दो चीजें होती है, अपने पास कोई लिक्विड है, अपने पास क्या है, कोई लिक्विड है, ये किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, गैस के अंदर। ठीक है, तो जिस टेम्परेचर के ऊपर ये लिक्विड से गैस में जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं बेटा उसको, बॉइलिंग पॉइंट। अब जिस टेम्परेचर के ऊपर गैस वापस से लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी उसको क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन पॉइंट। ठीक है,
जिस टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड गैस में कन्वर्ट होएगा बॉइलिंग पॉइंट, और जिसके ऊपर गैस वापस से लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो रही है उसको कंडेंसेशन पॉइंट। मजे की बात ये होती है बेटा कि किसी भी कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट और कंडेंसेशन पॉइंट सेम होते हैं। किसी भी कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट और कंडेंसेशन पॉइंट सेम होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट और उसका कंडेंसेशन पॉइंट ये दोनों सेम होते हैं। कैसे? जैसे मान लो अपने पास वाटर है, वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? बॉयल होता है, लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो जाता है? गैस में कन्वर्ट हो जाता है। और बेटा वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे ही गैस से लिक्विड में भी कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। वाटर का कंडेंसेशन पॉइंट भी 100 डिग्री सेल्सियस है और बॉइलिंग पॉइंट भी 100 डिग्री सेल्सियस, और ये हर एक कंपाउंड का होता है। बॉइलिंग पॉइंट और कंडेंसेशन पॉइंट बराबर होते हैं, ठीक है। तो अब इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे बेटा। कैसे यूज करेंगे? देखिए, इस फर्नेस के अंदर हमने अपना क्रूड ऑयल डाला था, सारा का सारा किस में कन्वर्ट कर दिया? गैसियस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब बेटा वो यहां से, ये है अपना फ्रैक्शनलेटिंग कॉलम। क्या है ये? फ्रैक्शनलेटिंग कॉलम। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। अब वो जितना भी गैस में कन्वर्ट हो गया बेटा वो किस में एंट्री करेगा? इस फ्रैक्शनलेटिंग कॉलम के अंदर एंट्री करेगा, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे बेटा? देखो ऐसे छोटे छोटे कॉलम्स बने हुए हैं, दिख रहे हैं आपको? ये देखो, ये इस तरीके से क्या बने हुए हैं? डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स बने होते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब बेटा वो वेपर फॉर्म के अंदर है, वो यहां से ऊपर की साइड क्या करेगा? ट्रेवल करेगा। और जब कोई गैस नीचे से ऊपर की साइड ट्रेवल कर रही है बेटा, तो उसका जो टेम्परेचर है ना वो डाउन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रही है ना, एनर्जी ऊपर जा रही है। तो हीट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? चल रही है ना वो, तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो बेटा ये गैस मान लो ठंडी, ऐसे बोलूं ठंडी होनी शुरू हो जाती है, ठीक है, उसका टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाता है। तो होता क्या है बेटा? जैसे ये यहाँ पे मान के चलते, ये फ्यूल ऑयल है अपने पास, ठीक है, ये इसका लिखा हुआ है 250 से 300 डिग्री के बीच में कहीं इसका बॉइलिंग पॉइंट और कंडेंसेशन पॉइंट दोनों आते हैं। तो बेटा मान के चलो ये अपना जो यहां से निकला ये गैसियस फॉर्म में है। जैसे ही 250 और 300 के बीच का टेम्परेचर इसका आ जाएगा ना, तो ये कहेगा मुझे तो जी लिक्विड में कन्वर्ट होना है, मैं जा रहा हूं, मुझे यहाँ से रास्ता दिख रहा है। जैसे ही इसका कंडेंसेशन पॉइंट आएगा बेटा फ्यूल ऑयल का, तो ये जो यहाँ पे गैस जो चल रही थी इसमें से जो फ्यूल ऑयल होगा वो कहेगा मेरा टेम्परेचर आ गया लिक्विड बनने का, तो वो यहाँ से लिक्विड बन के क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। इसी तरीके से जैसे डीजल है, 220 से 250 डिग्री के बीच में इसका कंडेंसेशन पॉइंट है बेटा। यहाँ पे कोई गैस थी, उस गैस के अंदर डीजल भी है। अब वो डीजल कहेगा 220 से 250 डिग्री के बीच का टेम्परेचर आते ही कि मेरे को लिक्विड बनना है, मेरा टेम्परेचर आ गया, मुझे अब जाना है यहाँ से, तो वो बेटा यहाँ से लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट होकर क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे पैराफिन का आ गया। इसी तरीके से बेटा ऊपर जाते जाएंगे, टेम्परेचर डाउन होता जाएगा, और हर एक जो भी उसके अंदर कंपोनेंट्स थे सबका क्या आता जाएगा? कंडेंसेशन पॉइंट आता जाएगा, और वही लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होगा, और यहाँ से क्या हो जाएंगे? बाहर जाते जाएंगे। हर एक का अलग अलग है, तो हर एक अपने अपने टेम्परेचर पे क्या होता जाएगा? लिक्विड में कन्वर्ट होता जाएगा और बाहर निकलता चला जाएगा। ठीक है, आई आपको बात समझ में? इसको बोलते हैं बेटा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इस तरीके से सारे के सारे जो कंपोनेंट्स थे वो क्या हो गए? अलग अलग हो गए, सेपरेट आउट हो गए। ठीक है, क्लियर है? ये देखिए बेटा ऑयल वेल है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ, वो जो डायग्राम मैं आपको तब बना के दिखाती है, नीचे रिजर्वायर रॉक्स है, ये सबसे नीचे वाटर, फिर ऑयल और फिर गैस, और ये इसके ऊपर कौन है? इम्परवियस रॉक्स है। यहाँ से बेटा ड्रिलिंग करी, फिर उसको क्या कर दिया? यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कर दिया, यहाँ अपनी रिफाइनरी के अंदर ले आए, रिफाइनरी के अंदर हमने क्या कर दिया? उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर दिया, और ये अपने पास बहुत सारे क्या निकल के आ गए? प्रोडक्ट्स निकल के आ गए। अब हम इनको 1 बाय 1 पढ़ेंगे कि इनके क्या क्या यूजेस है। देखिए सबसे पहले बेटा पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म, जिसको एलपीजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। कहाँ पे यूज करते हैं? घर में यूज करते हैं। सिलेंडर आते हैं ना घर में एलपीजी के, फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्री, एज अ फ्यूल यूज करते हैं, अपने घरों में आते हैं एलपीजी के सिलेंडर। ठीक है, तो बेटा पेट्रोलियम गैस जो निकली वहां पे लिक्विड फॉर्म में, उसको किसमें यूज करते हैं? एज अ फ्यूल यूज करते हैं। अगला देखिए, पेट्रोल फ्यूल की तरह यूज करते हैं, ठीक है, मोटर व्हीकल्स के अंदर एज अ फ्यूल यूज करते हैं। एविएशन फ्यूल यूज करते हैं। सोलवेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग, ड्राई क्लीनिंग के लिए बेटा एज ए सोलवेंट यूज करते हैं। केरोसिन निकल के आता है बेटा,
जो स्टोव होते हैं उनमें केरोसिन को एज अ फ्यूल यूज करते हैं। लैंप्स के अंदर, जेट एयरक्राफ्ट्स के अंदर बेटा केरोसिन डालते हैं। डीजल है, हैवी मोटर व्हीकल्स जो होते हैं उनमें एज अ फ्यूल यूज करते हैं। आजकल अपनी गाड़ियां मोस्टली हम डीजल की यूज कर रहे हैं ना। इलेक्ट्रिक जनरेटर्स के अंदर बेटा डीजल डालते हैं। लुब्रिकेटिंग ऑयल लुब्रिकेशन के लिए डालते बेटा, जो फ्रिक्शन को कम करता है, तो वहां पे इसको यूज करते हैं। पैराफिन वैक्स बेटा, ऑइंटमेंट्स में, कैंडल्स में, वैसलीन में, इन सब में किसको यूज करते हैं? पैराफिन वैक्स को। ये सारे के सारे पेट्रोलियम के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। ये पैराफिन वैक्स, लुब्रिकेटिंग ऑयल, डीजल, केरोसिन, पेट्रोल, पेट्रोलियम गैस, ये सब निकल के आया बेटा उस पेट्रोलियम में से। मैं कह रही थी ना बहुत वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स निकल के आएंगे, तो ये सब उसमें से निकल के आए। और अब देखो हम इनको कहाँ कहाँ यूज कर रहे हैं। बिटुमिन निकल के आता है बेटा, बिटुमिन को पेंट्स में यूज करते हैं, रोड सरफेसिंग में यूज करते हैं। ये मैंने कोल टार निकल के आया था तब भी बताया था कि पहले कोल टार यूज करते थे रोड की सरफेसिंग के लिए, आजकल बिटुमिन को यूज करते हैं जो पेट्रोलियम का प्रोडक्ट है। ठीक है, पेट्रोलियम में से निकल के आया बिटुमिन, उस बिटुमिन से रोड की सरफेसिंग करते हैं। ये वही वाली टेबल बना रखी है बेटा हर एक यूज की जो मैंने अभी आपको बताया। इसको आप अच्छे से एक बारी पढ़ेंगे। ठीक है, अब नेचुरल गैस की बात करते हैं। देखिए बेटा, जहां पे आपको पेट्रोलियम मिलता है वहीं पे आपको पेट्रोलियम के ऊपर नेचुरल गैस भी मिलती है। ठीक है, जहां पे पेट्रोलियम मिलेगा उसके ऊपर आपको नेचुरल गैस भी मिलेगी। नेचुरल गैस बेटा मेनली मीथेन का, मेजर तो इसके अंदर मीथेन ही होता है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन और थोड़ा बहुत इसमें ब्यूटेन भी होता है, इनका मिक्सचर होती है। मेजर अमाउंट में कौन होता है? मीथेन होता है, CH4। ये होता है नेचुरल गैस के अंदर। ठीक है, नेचुरल गैस इज अ मिक्सचर ऑफ मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और मेजरली कंसिस्टिंग ऑफ मीथेन। ठीक है बेटा, अब नेचुरल गैस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल, ये भी एक फॉसिल फ्यूल है। इट इज इजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स, इजी है इसको ट्रांसपोर्ट करना बेटा। गैस है, पाइप्स के थ्रू इसको हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं? ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, CNG। ठीक है, CNG की बस चलती है ना दिल्ली में, तो ज्यादा चलती है CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG इज यूज्ड फॉर पावर जनरेशन। ये जो नेचुरल गैस है ना बेटा, अगर इसको कंप्रेस करके अंडर हाई प्रेशर हम इसको क्या कर लें? स्टोर कर लें, तो फिर हम उसको फर्दर यूज करते हैं कैसे? पावर जनरेशन में, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। इट इज नाउ बीइंग यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। दिल्ली में तो CNG की बस ही अलाउड है ना, क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज्यादा है वहां पे। बिकॉज इट इज लेस पोल्यूटिंग, इट इज अ क्लीनर फ्यूल। जो CNG होता है बेटा ये क्लीनर फ्यूल है, क्लीनेस्ट नहीं है। क्लीनेस्ट हाइड्रोजन है, H2, वो है क्लीनेस्ट फ्यूल, लेकिन उसको अभी इतना ज्यादा वो मॉडर्न प्रैक्टिस में नहीं आया है, तो इसलिए CNG को ही हम लोग ये मान रहे हैं कि ये क्लीनर फ्यूल है। लेकिन हाइड्रोजन क्लीनेस्ट है बेटा। CNG क्लीनर क्यों है? क्योंकि ये जो है ना ये पोल्यूशन कम करता है इन कंपैरिजन ऑफ पेट्रोल एंड डीजल। वो तो बेटा बहुत ज्यादा पोल्यूटिंग है। ठीक है, वो नाइट्रोजन के, सल्फर के ऑक्साइड्स रिलीज करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स रिलीज करती है, CO2 और वाटर वेपर्स। ये भी पोल्यूटिंग है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ये दोनों पोल्यूटिंग है ये भी। लेकिन जो पेट्रोल और डीजल है वो तो बेटा बहुत ही ज्यादा पोल्यूटिंग है, तो इसलिए इसको किस में यूज करते हैं? व्हीकल्स में यूज करते हैं। इसके एडवांटेज है बेटा ये, दे बर्न विद स्मोकलेस फ्लेम, स्मोकलेस फ्लेम के साथ बर्न करती है। सो डू नॉट कॉज एनी पोल्यूशन, पोल्यूशन कॉज नहीं करती, कोई ऐश नहीं छोड़ती जलने पे। हैंडल, इजीली हैंडल कर सकते हैं, कन्वीनियंट है स्टोर करने के लिए। हाई कैलोरीफिक वैल्यू है, कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। कैलोरीफिक वैल्यू होती है कि हमने कितना फ्यूल यूज करके कितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस करी। ठीक है, अगर मान लो कम फ्यूल यूज करके ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर दी तो इसका मतलब उसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या है? हाई है। अगर कम वो ज्यादा फ्यूल देके कम हीट एनर्जी प्रोड्यूस करी तो बेटा उसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या है? लो है। जो अपनी CNG होती है इसकी कैलोरीफिक वैल्यू अच्छी हाई होती है। ठीक है, अब सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। ठीक है, जो अपने नेचुरल रिसोर्सेज हैं बेटा, जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ये लिमिटेड है, ये अनलिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट नहीं है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये एग्जॉस्टिबल है। ठीक है, ये लिमिटेड अमाउंट के प्रेजेंट है, तो इनको हमको क्या करना है? सोच समझ के यूज करना है। दे अकाउंट फॉर 90% ऑफ द एनर्जी बीइंग यूज्ड टुडे, 90% एनर्जी बेटा हम इन्हीं से ले रहे हैं। बर्निंग ऑफ दीज फ्यूल्स इज अ मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन, ये बहुत ज्यादा एयर पोल्यूशन कॉज करते हैं। देयर यूज इज ऑल्सो लिंक टू ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा रहा है, अर्थ का टेम्परेचर जो है वो क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। इट इज देयरफॉर नेसेसरी वी यूज दीज फ्यूल्स ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी, इनको बेटा जब ज्यादा जरूरी हो ना तब ही यूज करें, ये अपने एटमॉस्फेयर के लिए, एनवायरनमेंट के लिए अच्छे नहीं है। पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, PCRA, को इसकी फुल फॉर्म पूछ ले बेटा, PCRA, तो याद रखेंगे पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। ठीक है, ये क्या करते हैं बेटा? ये लोगों को जागरूक करते हैं,
जागरूक करते हैं ये लोगों को कि इनको कम यूज करो। पहली बात तो ये पोल्यूटिंग है, दूसरी बात ये लिमिटेड अमाउंट में है, ये खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो वो कैसे, मतलब उनकी कुछ गाइडलाइंस होती हैं बेटा, जैसे कांस्टेंट स्पीड के ऊपर हमको क्या करना चाहिए, व्हीकल को चलाना चाहिए, इससे जो फ्यूल का कंजप्शन है वो कम होगा। जहाँ पे भी रेड लाइट आ जाए वहां पे अपने व्हीकल को क्या कर दो, इंजन को उसका बंद कर दो, उसका इंजन, ठीक है। टायर के अंदर प्रेशर अच्छा ठीक रखो चेक करा के, क्योंकि अगर कम प्रेशर होगा तो बेटा फिर इंजन का ज़्यादा जोर लगेगा, ज़्यादा फ्यूल बर्न होगा। एंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल, व्हीकल को रेगुलरली मेंटेन करके रखना चाहिए, ठीक है। अगर व्हीकल अच्छे से मेंटेन होगा बेटा तो फ्यूल कम लगेगा, ठीक है। तो ये कुछ और अल्टरनेट सोर्सेज हैं बेटा एनर्जी के, जैसे सोलर एनर्जी है, सन से लाइट लेके हम लोग क्या करते हैं, सोलर एनर्जी बना रहे हैं। हाइड्रो एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी है, टाइडल, विंड और बायोमास एनर्जी है। ये कुछ अल्टरनेटिव्स है बेटा जो हमको देखने चाहिए, बजाय कि कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को यूज करने के हमको कुछ अल्टरनेटिव्स पे काम करना चाहिए, ताकि वो जो है ना पोल्यूशन भी कम हो और उनका जो खत्म होने का डर है वो भी कम हो, ठीक है बेटा। तो बेटा इसके साथ ही अपना कोल और पेट्रोलियम का चैप्टर होता है खत्म। आई होप आपने अच्छे से सुना होगा, समझा होगा। जहाँ पे भी आपको कोई डाउट आएगा मैं आपके साथ हमेशा अवेलेबल रहूंगी। और इस चैप्टर को खत्म करने के बाद हम ढेर सारे क्वेश्चंस की अभी प्रैक्टिस भी करने वाले हैं, फिर आपको हर एक कंसेप्ट बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी के साथ माइंड में सेट हो जाएगा, ठीक है बेटा। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, हेल्दी हेल्दी खाना खाते रहिए, जंक फूड नहीं खाना है, मम्मी पापा की बात मानी है। बाय बाय, टाटा, सी यू।